भू राजस्व देखिए याद है चार तीनों बताएंगे कल तीनों लिखे हम कोशिश करके टेबल जी ऐसे करके टेबल बना रहे हैं आपने बताते जाना कि क्या क्या भाई हम तीनों नीतियों के नाम लिख देते हैं तीन नीतियों को और बहुत सी पहले नीति हमारी कौन सी थी इसको लोग स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त इसी को दूसरे किस नाम से जानते हैं इस्तेमारी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त और इसी को तीसरे किस नाम से जानते हैं जमींदारी बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त तीन नाम से जानते हैं स्थायी बंदोबस्त का दूसरी बंदोबस्त कौन सी है रैयतवाड़ी बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये क्या है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में तीसरी कौन सी है महालवाड़ी बंदोबस्त महालवाड़ी तीन हमने भू राजस्व पद्धतियां देखी इन तीनों भू राजस्व पद्धति में भू राजस्व पद्धति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन है जनक कौन हो जाएगा दूसरा क्षेत्रफल कौन कौन से क्षेत्रफल पर एरिया कौन से देगा परसेंटेज और तीसरा में इसको क्षेत्र देख लिए थे कौन कौन से क्षेत्रफल व्यवस्था लागू की गई है इसमें भू राजस्व की राशि इसका क्या प्रावधान था ये देखा था इसके अलावा फिर और थोड़ा सा आगे करते हैं ये चीज तीनों अब एक एक करके इसमें बता दो क्या क्या होगा जैसे लोग स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो इस बारे में बताओ पहले स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक किसको कहते हैं कारणवाद हो जाएगा कारणवाद इसी का लोगों में बताओ ये क्षेत्रफल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लागू है 19% क्षेत्रफल पर लागू है क्षेत्र बताओ इधर से क्षेत्रफल कौन कौन से क्षेत्र में लागू होने वाली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त बंगाल पहला हो जाएगा बंगाल फिर बिहार फिर उड़ीसा फिर बनारस और उत्तरी कर्नाटक इस वाले क्षेत्र में लागू है भू राजस्व की राशि का बताओ कितनी है इसमें 10/1 स्थायी है भू राजस्व की राशि स्थायी है ठीक है और इसको कोई अन्य विवरण दो चीजें इसमें आई थी सूर्यास्त कानून ये कहा जाएगा इसमें सूर्यास्त कानून और ये अनुपस्थित जमींदारी ये छूटा होती है अनुपस्थित जमींदारी ये चीज को छूट रही है स्वामी जमींदार हाँ भूमि का स्वामी को सोना है जमींदार का स्वामी से कौन हो जाएगा जमींदार इतनी चीजें हमारी स्थायी बंदोबस्त में आ गई दूसरी रैयतवाड़ी का रैयतवाड़ी में जगह कौन है तीन लोग हैं कौन कौन है कर्नल रीड पहले हो जाएगा कर्नल रीड फिर सर थॉमस मुनरो और तीसरा हो जाएगा एल्फिंस्टन ये हमारे तीन लोग किस तरह हो जाएंगे रैयतवाड़ी में क्षेत्रफल कितने प्रतिशत एरिया पर लागू है 51% क्षेत्रफल पर लागू है क्षेत्रों का कौन कौन है सबसे पहले कहां लागू किया गया तमिलनाडु के वाराणसी जिले में किसके द्वारा लागू किया गया कर्नल रीड के द्वारा थॉमस मुनरो के द्वारा कहां लागू किया गया पूरे मद्रास प्रांत में और बॉम्बे में किसके द्वारा लागू किया गया था एल्फिंस्टन के द्वारा बॉम्बे इतने एरिया पर जो हमारी भू राजस्व पद्धति लागू हो क्या कहते हैं रैयतवाड़ी भूमि का स्वामी कौन हो जाएगा इसमें किसान रैयतवाड़ी की किसान भूमि का स्वामी हो जाएगा इसमें किसान दूसरा बताओ इसके राशि कितनी राशि कैसे दी गई है परिवर्तनशील इसमें राशि हो जाएगी परिवर्तनशील सामान्यतः 33% से लेकर 51% तक का परसेंटेज फिक्स किया जाता था रैयतवाड़ी और इसको कोई अन्य प्रावधान को खास बात नहीं महालवाड़ी बंदोबस्त में अगर बात करें महालवाड़ी बंदोबस्त का जनक कौन है हार्ट मैकेंजी ये इसका जनक हो जाएगा और एरिया पूछा जाए परसेंटेज तो 30% बचा हुआ है 30% में ये हो जाएगा और जगह पूछा कौन कौन सी है तो मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत और पश्चिमोत्तर सीमा इस वाले क्षेत्र में दिवाली व्यवस्था हमारी लागू राशि इसमें कैसी है इसमें राशि परिवर्तनशील है बाकी कोई खास व्यवस्था इसमें अलग नहीं इसमें भूमि का स्वामी कौन बना गया महारानी गांव के मुखिया को भूमि का स्वामी बना दिया इतनी चीजें हमारे ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति इस ब्रिटिश भू राजस्व पद्धति को लागू करने से पहले भारत में दूसरा व्यक्ति है उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया था द्वैध शासन और इसी द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा और वॉरेन हेस्टिंग्स ने भू राजस्व करने के लिए नई पद्धति लागू की थी उसको क्या कहते हैं फॉर्मिंग पद्धति उसको कहते हैं फॉर्मिंग पद्धति में होता क्या फॉर्मिंग पद्धति में क्या होता था कैसे भू राजस्व ज्यादा से ज्यादा बोली लगाते थे
कर देते उस जगह का भू राजस्व वसूल करने का। ये फेल हो गई भू राजस्व पद्धति पालन करते फेल हो गई, क्यों फेल हो वजह थी कुछ नहीं हो क्यों फेल हमसे बताया था फेल क्यों हो क्योंकि इसमें भारतीयों को शामिल किया नहीं गया था भारतीय संघ द्वारा, अंग्रेजों को शामिल किया गया, अंग्रेजों का वो नहीं हुआ कि कितना राजस्व कर पाए कितना नहीं कर पाएंगे, तो ऊंची से ऊंची बोली लगाते थे तो जितना अनुमान होता था उतना वसूल नहीं हो पाएगा। इस वजह से पालन उसमें फेल हो गई। तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियां लागू की। कार्नवालिस के द्वारा स्टाइलोथोमस, कर्नेली और थॉमस मुनरो और एल्फिशर के द्वारा राजवाड़ी और हार्मेटिक के द्वारा महावाड़ी। ये दो राजस्व पद्धतियां हमारी हो गई। अब इसके आगे हम लोगों ने थोड़े से और कॉन्सेप्ट देख लिए थे, इसके परिणाम क्या है। परिणाम के तौर पे अगर बात करें तो सबके बारे में ध्यान रखना है कि जो दो राजस्व पद्धतियां हैं इनके सबके परिणाम अलग अलग हैं। किसानों पर अलग परिणाम रहे हैं और अंग्रेजों पर इसके अलग परिणाम है। पॉजिटिव अलग रहे हैं और नेगेटिव अलग है। अगर आपके किसानों पर यानी भारतीयों पर इसके परिणामों की बात करें तो इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, किसान आंदोलन देखने को मिलेंगे और यही किसान आंदोलन अंग्रेजों के लिए हो जाएंगे नाकाम। और ब्रिटिश भू राजस्व पद्धतियों से अंग्रेज भारत में अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन में उलझ जाएंगे। ये अंग्रेजों के लिए हमारे आंदोलन को चेतावनी के लिए। तो ये हमारे होंगे भारतीयों के समय यानी अंग्रेजों के समय भारत में लागू की गई भू राजस्व पद्धति। इसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया था। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, रेलवे। दूसरा आ जाएगा हमारा भारत में रेलवे का विकास। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में चल रहे हैं, भारत में रेलवे का विकास। तो रेलवे के विकास के कारण आपको बताए थे कि भारत में आकर अंग्रेज रेलवे क्यों लेके आए। कारण बता दो, चार कारण बता दे। पहला कारण कौन सा था, बाजार है, भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना। भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण खाद्यान्न है, भारत का खाद्यान्न है, इस खाद्यान्न की निकासी, ये हो जाएगा। तीसरा कारण सेना के तीव्र आवागमन के लिए, सेना का तीव्र आवागमन कहीं पे किसी प्रकार का विद्रोह हो जाए बहुत तेजी से सेना एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच कर। चौथा कारण धन का निवेश, जो ब्रिटेन में जो धन इकट्ठा हुआ है उस धन का निवेश कहां पर किया जाए। उस धन के निवेश का सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा था, भारत में रेलवे। और इस धन के निवेश के लिए भारतीय खजाने से किसी प्रकार का लाभांश दिया जाता था। लाभांश कितना होता था, 5% लाभांश की गारंटी दी गई। बाई चांस क्वेश्चन आ रहा है ये परसेंटेज चेंज कर देगा, कितने परसेंट लाभांश की गारंटी दी गई, 5% लाभांश। तो 5% लाभांश दिया जाएगा और ये 5% लाभांश भारत से क्या होगा, धन की निकासी होगा। अब भारत में रेलवे लेके आएंगे तो रेलवे के विकास के कुछ फैक्ट की बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि भारत में रेलवे लाने का श्रेय रेलवे किसके द्वारा चलाई गई, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड डलहौजी के कार्य का ध्यान रखना है 1848 से 1856 भारत का गवर्नर जनरल कौन रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के साथ भारत में रेलवे चलाएंगे। क्वेश्चन आएगा आपसे कब चलाएंगे, 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले भारत में रेलवे चलाई गई थी। कहाँ से चलाई गई थी, तो बम्बई में एक जगह है, इस बम्बई की एक जगह का नाम बोरीबंदर। बम्बई का एक स्टेशन है बोरीबंदर। तो बोरीबंदर से कहाँ तक, ठाणे तक चलाई गई। और ये पूरा रूट कितने किलोमीटर का था, 34 किलोमीटर का था। 34 किलोमीटर के रूट पर 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरीबंदर से ठाणे तक पहली बार रेलवे चलाई गई। लॉर्ड डलहौजी के समय चलाई गई। इस रेलवे में ये कहा जाता है उसमें 14 डिब्बे लगे थे, 14 डिब्बे लगे थे और 3 उस समय के हमारे इंजन लगे हुए थे। एक का नाम था साहिब, दूसरे का नाम था सिंध और तीसरे का नाम था सुल्तान। 3 इंजन, इन 3 इंजन के द्वारा उस समय हमारी ट्रेन खींची गई थी। 34 किलोमीटर रूट पे चलाई गई थी। रेलवे का सुनाते 16 पर इसी बताते हैं क्योंकि रेलवे की शुरुआत की गई थी 16 अप्रैल। तो रेलवे फैक्चुअल पॉइंट में जानते हैं लॉर्ड डलहौजी के समय 16 अप्रैल 1853 को पहली बार ट्रेन चलाई गई थी बम्बई के बोरीबंदर से ठाणे तक। 34 किलोमीटर दूर पर 14 डिब्बे थे, 3 इंजन थे। इंजन के नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। ये 3 इंजन के माध्यम से उस समय ट्रेन चलाई गई थी। ये हमारा फैक्चुअल पॉइंट होगा। बाय चांस फैक्ट पूछे इंग्लिश पूछेंगे, कॉन्सेप्ट के तौर पे आपसे मेंस में देखने को आएगा। अगर भारत में रेलवे के विकास के कारण पूछे जाए तो ये होगा, इनमें कोई भी कारण ऐसा है जो भारतीयों के लिए सोच के चलाया गया हो, कोई भी कारण जो भारतीयों से जुड़ा हुआ नहीं तो अपने हित के लिए लेके आ रहे हैं। अगर भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना है उनका सामान मिलेगा, खाद्यान्न तक निकासी सुनिश्चित करनी है उनके खाने पीने के इंतजाम होगा,
सेना का की वातावरण का सुनिश्चित हो जाएगा, तो उनका साम्राज्य सुनिश्चित रहेगा। और धन का निवेश अगर किया जा रहा है तो भारत में किसी न किसी तरीके से उनका निवेश सुरक्षित है। ठीक, तो ये हमारे कुछ कारण हो गए। अब इसके परिणाम देखें, रेलवे के अगर हम लोग परिणाम की बात करें तो परिणाम, जब भी परिणाम देखें किसी भी पॉलिसी का जब परिणाम देखेंगे तो परिणाम हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखें। कभी भी जैसे आपको कोई क्वेश्चन लिखना है तो एक तरफा नहीं लिखना है, बस केवल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव अलग थे नेगेटिव अलग। किसी भी पॉइंट में लोग यहाँ चाहे अभी देखें चाहे राष्ट्रीय आंदोलन में कोई आंदोलन में हम लोग देखेंगे तो उसके पॉजिटिव अलग देखेंगे नेगेटिव अलग देखेंगे। तो रेलवे की पॉजिटिव की अगर बात करें तो पहला रेलवे का पॉजिटिव क्या था, इसने भारत में राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी। कैसे करके राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी, कल आपको एग्जाम्पल दिया, बम्बई का कोई देश कहाँ पहुंचा, मद्रास पहुंचा, दोनों के शोषण करता लेकर एक साथ लड़ेंगे तो यही एक साथ वाली फिल्म क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाती है। दूसरी बात, इसने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, एकता के सूत्र में बांध दिया। कैसे करके एक साथ एकता के सूत्र में बांधा, मतलब पहले भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अब रेलवे के माध्यम से पूरा भारत एक दूसरे के साथ जुड़ गया। और दूसरे थोड़े समय के बाद एक संस्था हमारी गठित की जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में एक संस्था बन जाएगी, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय रेलवे की एक संस्था। तो इसके भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके अधिवेशन बुलाए जाएंगे, तो अधिवेशन बुलाए जाएंगे तो पता लगेगा कहीं पे अधिवेशन, मद्रास में अधिवेशन बुलाया जा रहा है, कलकत्ता को लेकर कैसे जाएगा, तो जाने के लिए क्या बना दिया गया, रेलवे ही हमारे पास, तो रेलवे से जाएंगे। तो ऐसे भारत कैसा है, एक हो गया, अभी तक दूसरा हो रहा था, एक का सूत्र में बन गया, ये पॉजिटिव हो गया। भारत और तो भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, अंग्रेजों के लिए एक बार पॉजिटिव हो गए, जो जिस वजह से वो लेकर ये पॉजिटिव अंग्रेजों के लिए हो जाएगा कि भारतीय बाजार तक अंग्रेजों की पहुंच सुनिश्चित हो गई, खाद्यान्न यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ उनका धन निवेशित हो गया, ये कर रहे हैं। और अगर बात करें तो भारत में और पॉजिटिव के तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली से उद्योगीकरण को बढ़ावा, उद्योगीकरण को बढ़ावा, लेकिन इस उद्योगीकरण से बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिला, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। उद्योगीकरण को बढ़ावा मिला लेकिन छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला, बड़े उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। मतलब ये था कि जो ट्रेन का इंजन तक है वो भी ब्रिटेन से बन गया, यहाँ पर नहीं बन रहा है, सब वहां से आयात हो गया है, लेकिन छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा इसी रेलवे के विकास के कारण, ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव की अगर बात करें तो भारत में इससे नेगेटिव क्या कहते हैं, यही वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, भारत से धन की निकासी, ये तो ये हो जाएगा कि भारत से धन की निकासी, ये तो ये हो जाएगा। दूसरा कर देंगे तो भारत निर्यातक तो बन गया, भारत रेलवे की वजह से निर्यातक तो बना, लेकिन निर्यातक किसका, कच्चे माल का निर्यातक है, कच्चे माल का निर्यातक। कैसे करके दो चीजों का निर्यात कर सकते हैं, या तो कच्चा माल निर्यात करें या उसको बना कर कुछ निर्यात करें। तो अभी हम उससे क्या करें, कच्चा माल बेच रहे हैं, कपास यहाँ से बेच रहे हैं और उसी कपास की वजह से कपड़े बना के बेचते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन हमने क्या निर्यात किया, कच्चे माल का निर्यात करना शुरू कर दिया, तो ये तरीके से क्या होगा, नेगेटिव हो गया। और अगर बात करें इसी रेलवे से तो कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट है कि जिस जगह पर लोहा कोयला मौजूद हो और वहाँ पर ट्रेन का विकास कर दिया जाए, रेलवे का परिवहन के साधनों का विकास कर दिया जाए, तो उस जगह को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भारत के संबंध में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। रेलवे, हमारे रेलवे भी चल रही है, कोयला भी है, लोहा भी है, सब कुछ हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी भारत में औद्योगिकरण उस लेवल पर नहीं पहुँच पाया। इस रेलवे की वजह से भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। कई सारे स्टेटमेंट है कि रेलवे भारत में दूसरे के संसाधनों पर अपनी पत्नी के श्रृंगार का एक माध्यम बन गया था। मतलब पत्नी दूसरे की है लेकिन श्रृंगार कर रहे हैं किसके साधनों पर, हमारे साधनों पर। रेलवे किसकी है, अंग्रेजों की है, लेकिन सारे संसाधनों का यूज किसके कर रहे हैं, भारतीय संसाधनों का यूज कर रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं, हम ले जाए तो उसका यूज कर दिया, ये लेके सब अपने लिए आ रहे हैं, लेकिन संसाधन कहाँ यूज कर रहे हैं, भारतीय को संसाधन यूज कर रहे हैं। ये देखो भाई अपना पैसा लगाते, हमारा पैसा कहीं से लगा रहे हैं। ये कहा गया कि रेलवे भारत में दूसरे के संसाधनों पर अपनी पत्नी के श्रृंगार का एक माध्यम बन गया। लेकिन एक और आया मतलब क्या है, एक नेगेटिव लिखना है, आपको रेलवे के इसमें नेगेटिव लिखना है। लेकिन देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो अगर उसके नेगेटिव पॉइंट पे जाना पड़े तो नेगेटिव लिखना है, लेकिन लास्ट डिस्कस करो उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव बताना है। जब पॉजिटिव लिखने को है तो पॉजिटिव लिखना है, लास्ट उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव
पहले से लेके चलता जाता है। तो कारण पूछे जाए भारत में रेलवे विकास के तो ये हो जाएगी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाए तो ये हो जाएगी, और अगर इसके परिणाम पूछे जाए तो पॉजिटिव ये हो जाएगा और नेगेटिव वाले ये हो जाएगा। अब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किस तरीके से हो गया? हमारे यहाँ छोटे छोटे हाथों से बनाए हुए कारीगरी के माध्यम से उद्योग चलते थे, इन उद्योगों का पतन कर दिया है किसके माध्यम से? रेलवे के माध्यम से। जैसे हमारे यहाँ जो कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा, ये कपड़ा कहाँ से बनता है? ये चरखा से बनता है। अब तो नहीं, पहले हमारे यहाँ कपड़ा जो चलता था किसमें चलता था? चरखे का कपड़ा यूज करते थे। अब ये चरखे का हाथ से बुना हुआ कपड़ा और ये दूसरा मशीन से बुना हुआ कपड़ा, देखने में सुंदर कौन सा होगा? मशीन वाला या हाथ वाला? मशीन वाला। भाई हम लोग पहले देखते थे वो घर पे मम्मी या सब लोग हाथ से वो क्या उससे स्वेटर बनाते थे ना। ये वो स्वेटर है, ये बाहर का मशीन का बना हुआ स्वेटर कौन सा देखने में अच्छा लगता है? मशीन वाला देखने में अच्छा लगता है। लेकिन टिकाऊ की अगर बात करें तो टिकाऊ नहीं होगा ये वाला, टिकाऊ ये वाला होगा। क्वालिटी के तौर पे अगर देखें तो क्वालिटी तो इसकी अच्छी होगी, लेकिन देखने में ये वाला अच्छा होगा। तो बताओ इतने फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, देखते हैं तो पहले अच्छा देखेंगे, पहले क्वालिटी देख, पहले इसका टिकाऊ पर देखेंगे, पहले अच्छा देखेंगे, देखने में अच्छा लगे तब देखेंगे। और दूसरे मान लिया एक मशीन का बना हुआ कपड़ा ये वाला और एक हाथ का बना हुआ कपड़ा, इनमें हाथ वाला कपड़ा सस्ता होगा कि मशीन वाला कपड़ा सस्ता होगा? मशीन वाला सस्ता होगा, हाथ वाला कपड़ा महंगा होगा। तो पहली बात तो ये वाला कपड़ा जो है इसकी क्वालिटी देखने में, पैसे तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, देखने में इसकी क्वालिटी भी डाउन है। दूसरी बात ये महंगा भी है, ये वाला कपड़ा महंगा है। इस वाले कपड़े की अगर क्वालिटी की बात करें देखने में तो क्वालिटी देखने में इसकी अच्छी है और ये कपड़ा सस्ता भी है। मशीन से कपड़ा इसलिए सस्ता बनेगा तो फिर बहुत बड़े स्तर पर कपड़ा बनाया जाएगा, ठीक। तो ये वाला सस्ता कपड़ा कैसे बनेगा? सस्ता बनेगा। अब भारत में ये वाला कपड़ा भी बिक रहा है, ये वाला कपड़ा भी बिक रहा है। तो पहले बताओ उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ, आदमी पहले देशभक्ति दिखाएगा, पहले बढ़िया वाला पहनेगा, बढ़िया वाला पहनेगा, ठीक है। ये वाला बढ़िया लग रहा है, ये वाला देखने में बढ़िया नहीं लगेगा, ये वाला बढ़िया लग रहा है तो ये वाला खरीदो। तो आदमी कौन सा खरीद रहा है? ये वाला खरीद रहा है, ये वाला कपड़ा खरीदना भारत में बंद। तो हस्तशिल्प उद्योगों का क्या हो गया? पतन। ये कपड़ा का एग्जाम्पल लिया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि ब्रिटेन से यहाँ पर आते थे और यहीं पे उन्हीं के सामान यूज किए जाते थे, बाहर के सामान यूज नहीं किए जाते थे। और भी कई कारण थे हस्तशिल्प उद्योगों को बदल के शिक्षा पद्धति भी तो आपको बताई थी। भारत में शिक्षा पद्धति का ले गया है तो हस्तशिल्प उद्योगों के पतन में इस शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जब अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो ये वाला कपड़ा नहीं करेगा, चरखा कपड़ा नहीं करेगा, कौन सा बनेगा? ये वाला कपड़ा, ये मशीन वाला कपड़ा, देखने बढ़िया लगे, यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति है। तो इस शिक्षा पद्धति ने क्या कर दिया? भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन कर दिया। रेलवे के तौर पर अगर आपसे पूछे जाए तो ये चीज आ जाती है। नेगेटिव पूछे जाए धन की निकासी का एक माध्यम बन गया, भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। पॉजिटिव पूछे जाए तो राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिली, भारत को एकता के सूत्र में ट्रेन के द्वारा बांध दिया गया और भारत में औद्योगिकरण का सीमित विकास हुआ था। सीमित विकास, बड़े बड़े उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, छोटे स्तर के सीमित उद्योगों का विकास हुआ था इस रेलवे की वजह से। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाए इतनी बात लॉर्ड डलहौजी के और भी बहुत सारे कार्य होते। ये तो ट्रेन का हमने एग्जाम्पल लिया। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार तार लाइन खुली, तार लाइन कलकत्ता से आगरा, कलकत्ता से आगरा। तार क्या होता है? हम तो हमारे संचार के माध्यम बहुत बदल रहे हैं, तो जरा मेरे को व्हाट्सएप इधर से किया तो पहुँच गए। पहले तार के माध्यम से संदेश भेजने के लिए एक मशीन यहाँ पर लगी हुई है और एक मशीन से दूसरी तरफ लगी हुई है। भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? इसी द्वारा। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में जो लोक निर्माण कानून था, आधुनिक भारत में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी को जाएगा। मध्यकाल में पूछा कि मध्यकाल में शुरुआत किसने की थी? तो आपको ऐसा लग रहा है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय बना था। लेकिन मध्यकाल का आधुनिक भारत का अगर पूछा पीडब्ल्यूडी विभाग किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड डलहौजी। और भी कई सारे कार्य शिक्षा के समय शिक्षा को भारी सुधार किया गया इसके द्वारा। एक आयोग बनाया गया था, उसका नाम दिया गया गुड डिस्पैच।
वुड डिस्पैच होता है था। पहले हमारे उस लेवल की यूनिवर्सिटीज काम नहीं करती थी, जैसे कि आधुनिक यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में कार्य करती थी। तो 1854 में इसने एक आयोग गठित कर दिया। इस आयोग का नाम था वुड आयोग। इस वुड आयोग की रिपोर्ट है, इसको वुड डिस्पैच, शिक्षा प्रणाली से संबंधित पहला आयोग है। इसीलिए वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं? शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा, शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं। इसी वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पर आगे चलकर 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी इसी वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पर 1857 के बाद 1857 में स्टार्ट किया। तो इसी वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं? भारत में शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा, ठीक। तो ये सब कार्य किसके द्वारा किए गए हैं? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फिलहाल ये जो पॉइंट्स नोट कर लेंगे, लेकिन मेन चीज यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का योगदान कौन सा ध्यान रखना है? रेलवे का विकास, इसको नोट कर लो। कार्य लिखे हुए हैं, लिखे नहीं लिखे थे? हाँ लिखे थे, हाँ ठीक। कार्य लिखे हुए हैं, उसी का अगला पॉइंट फैक्ट लिखो, अगला फैक्ट लिखो उसके बाद 16 अप्रैल 1853 को 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय बम्बई के बोरी बंदर, बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से, मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक, थाने मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन तक, थाने, थाना के बोलते हैं थाना के, थाना थाने, मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने तक 34 किलोमीटर के रूट पर, 34 किलोमीटर के रूट पर, एक पॉइंट ध्यान रखना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, 34 किलोमीटर के रूट पर 14 डिब्बों की, 14 डिब्बों की पहली ट्रेन चलाई गई, पहली ट्रेन चलाई गई जिसमें 3 इंजन थे, जिसमें 3 इंजन थे। तो साहिब सिंध सुल्तान, साहिब सिंध सुल्तान 3 इंजन थे, साहिब सिंध सुल्तान। अगला लॉर्ड डलहौजी के समय ही, लॉर्ड डलहौजी के समय ही कलकत्ता से आगरा तक, कलकत्ता से आगरा तक पहली तार लाइन, पहली तार लाइन बिछाई गई, पहली तार लाइन बिछाई गई। पीडब्ल्यूडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना कराएंगे, पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना कराएंगे और शिक्षा से संबंधित, और शिक्षा से संबंधित पहला आयोग, और शिक्षा से संबंधित पहला आयोग वुड आयोग, वुड आयोग बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट, वुड आयोग बनाया गया जिसकी रिपोर्ट, वुड डिस्पैच को
डिस्पैच 1854। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा गया। वुड डिस्पैच की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग के समय वुड डिस्पैच की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक, लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 से 1862 तक ये गवर्नर जनरल के पास आ गया। लॉर्ड कैनिंग के समय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर लॉर्ड कैनिंग के समय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए। 1857 में स्थापित किए गए। ये कब और किया गया था? देखो इसी कांड लॉजिक वो है इससे पहले कि भारत के समाज सुधार के क्रम में एक समाज सुधारक थे, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के समय क्या किया गया था? क्योंकि ये हमारे कुप्रथा चलती है, जिसको बोलते हैं सती प्रथा। तो सती प्रथा में होता है ना कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पति की चिता के साथ भी उस महिला को भी जला दिया जाता है, उसको सती प्रथा बोलते थे। तो अब चूंकि ये धर्म से जुड़ी हुई प्रथा थी एक प्रकार से, तो सती प्रथा हमारे समाज में चल रही थी। राजा राम मोहन राय की भैया की मृत्यु हुई क्योंकि भाभी सती होना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उनको जबरदस्ती सती करवाई गई। तो इसमें से राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा को टारगेट से ले लिया, इसको समाप्त करवाई गई। समाप्त करने के लिए समाज गठित किया था, इसको बोलते ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। और इसी ब्रह्म समाज की सिफारिशों मतलब प्रयासों के आधार पर 1829 में सती प्रथा को समाप्त घोषित कर दिया गया। ये तो सती प्रथा चलती थी। और दूसरी समस्या हमारे यहाँ चलती थी, जिसको बोलते थे विधवा प्रथा। विधवाओं को जो महिलाएं होती थी, विधवा महिलाएं, इनको पुनर्विवाह करने की आज़ादी नहीं होती थी और विधवाओं का जीवन बहुत ही अमानवीय परिस्थिति में रहना पड़ता था। मतलब सिर मुंडन करा के रहना पड़ता था, ये अकेले कमरे में रहना पड़ता था, किसी शुभ कार्य में या सुबह किसी भी कार्य में इनको देखना एक तरीके से बहुत गलत माना जाता था। इस तरीके की कुप्रथाएं मानी चलती थी विधवा प्रथा को लेकर। पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी महिलाएं, विधवाएं। तो ऐसे में सती प्रथा जब समाप्त हो गई तो सती प्रथा को समाप्त होने के बाद समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ गई। तो या तो सती हो जाती तो विधवाओं की संख्या सीमित रहती, लेकिन सती वो नहीं होगी तो दोबारा विवाह कर नहीं सकती, तो समाज में महिलाओं की विधवा महिलाओं की संख्या बढ़ गई। इसके अलावा एक प्रथा चलती थी, इस प्रथा को बोलते थे बाल विवाह। और बाल विवाह के साथ साथ चलती थी बहु विवाह। बाल विवाह और बहु विवाह जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री में उत्तर वैदिक काल में पुत्रियों के जन्म को दुख का कारण मान लिया गया। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे कृषि का महत्व बढ़ा तो कृषि में किसका महत्व बढ़ेगा? पुत्र का महत्व बढ़ेगा। तो पुत्री के जन्म को दुख का कारण मान लिया कि अगर पुत्री का जन्म हो गया तो दुख आ गया, तो इस दुख को कितने समय तक अपने पास रोक के रखेंगे? नहीं रोकेंगे। वैसे अगर जितनी जल्दी हो जाए ये दुख दूसरे के सिर पर डाल दो, समझ रहे कि क्योंकि पुत्री का जन्म दुख का कारण मान लिया गया, तो ऐसे में हम ज्यादा समय तक अपने इस दुख को अपने पास रोके रहते, विवाह करो बस अपने जाए। तो कौन सी कुप्रथा आ जाएगी सामने? बाल विवाह। ठीक है, एंशिएंट से ये चीज हमारे यहाँ चल रही थी। तो बाल विवाह का कौन सा है? और बाल विवाह में मुख्य रूप से कौन से ये जुड़ गई व्यवस्था? बहु विवाह। और बहु विवाह में कैसी? बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, बहुपति प्रथा के ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लेते। महाभारत
दिया जाए ध्रुवपदी वाला तो सामान्यतः आपको बहुपदी प्रकार के कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, सामान्यतः बहुपदी प्रकार के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और जब बाल विवाह है तो बाल विवाह में समस्या ये आ रही है, बाल विवाह और बहुविवाह विवाह तो दोनों में पता लगे पुरुष 80 वर्ष का है और उसका विवाह हो गया 8 वर्ष की करने के साथ, क्योंकि जल्दी से जल्दी विवाह करना है तो ये कितने समय तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा 10 साल 5 साल चाहिए मर जाएगा जाने के। मान लिया 10 साल बाद ये मर गया, ये 90 साल का हो गया, ये मर गया, ये मर गया, इस समय इसकी आयु कितनी है 18 साल। अब इसका पूरा जीवन पड़ा हुआ, ये पूरा जीवन किस रूप में व्यतीत करेगी, विधवा रूप में व्यतीत करेगी। वो कौन सी मूवी आई थी, वो ऋषि कपूर की मूवी आई थी, मूवी आई वो उसका गाना वो और ने खिलाया फूल वाला नहीं था, उसको उसकी पोजीशन दिखाई गई है, विधवा रूप में दिखाई गई। ये समझो उसमें जो दिखाई गई बहुत बढ़िया पोजीशन दिखाई गई, रियल में उससे भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। प्रेम मूवी का नाम प्रेम होती है, उसमें जो उसकी परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं देख के लगे इतनी बुरी परिस्थिति में रखते थे, लेकिन रियलिटी में उससे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में महिलाओं को रखते थे, विधवाओं को। मतलब ये था कि जो सती प्रथा समाप्त कर देगी तो समाज में जो महिलाएं विधवा रूप में रह रही हैं वो एक प्रकार से राजा राम मोहन राय को कोस रही होगी कि इससे तो बढ़िया हमारे जाते वो पोजीशन ज़्यादा बढ़िया है। तो ऐसे में इनका पुनर्विवाह होना जरूरी है। पुनर्विवाह करने का अधिकार 18 साल की लड़की है, इसका तो पूरा जीवन पड़ा हुआ, तो इसी के लिए प्रयास किया गया था। एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इनके प्रयास किए गए और इनके प्रयासों से 1856 में एक एक्ट लाया गया था, उस एक्ट का नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऐसे जानना है आपसे क्वेश्चन अगर इसमें दो चीजें बता देते विधवा पुनर्विवाह का। अगर आपसे क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लाया गया तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, और क्वेश्चन है किसके समय लागू किया गया तो कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, 1856 में इसके समय आया साइंस के द्वारा, लेकिन लागू जब किया जाएगा तब तक इसका ट्रांसफर हो जाएगा, कैनिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आए कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लाया गया है तो कौन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, किसके समय लागू किया गया तो कौन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बस ये ध्यान रखना पूछा क्या गया, अगर क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लागू किया गया तो लगा के बढ़िया हो जाता है डलहौजी, आया डलहौजी के समय लागू किया गया है कैनिंग। एक पॉइंट इसके आगे अगला पॉइंट लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसे कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय लागू किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय लागू किया गया। ठीक है, अब अगले रेलवे के सकारात्मक परिणाम, रेलवे के सकारात्मक परिणाम, रेलवे के सकारात्मक परिणाम। पहला पॉइंट रेलवे के सकारात्मक परिणाम, पहला पॉइंट इसमें भारत को एकता के सूत्र में, इसने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, इसने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। दूसरा रेलवे ने भारतीयों में राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, राष्ट्रवाद को प्रेरित किया।
बड़े उद्योगों का तो विकास नहीं हुआ। भारत में रेलवे से बड़े उद्योगों का तो विकास नहीं हुआ। किंतु सीमित औद्योगिकरण, किंतु सीमित औद्योगिकरण एवं रोजगार, सीमित औद्योगिकरण एवं रोजगार प्रेरित हुए, ठीक है। ये सकारात्मक है। अंग्रेजों को अगर सकारात्मक लिखने को है तो यही वाले अंग्रेजों के लिए सकारात्मक हो जाएंगे, ये भारतीयों के लिए सकारात्मक थोड़े से स्तर हो जाएंगे। अगर अंग्रेजों के लिए को सकारात्मक लिखने को है तो यही अंग्रेजों के लिए सकारात्मक है, हमारे लिए नकारात्मक है। जो अंग्रेजों के लिए पॉजिटिव है हमारे लिए वो नेगेटिव है। दूसरा लिखो रेलवे के नकारात्मक परिणाम, रेलवे के नकारात्मक परिणाम। पहला पॉइंट 5% लाभांश की गारंटी, 5% लाभांश की गारंटी। भारत से धन निकासी का 5% लाभांश की गारंटी, भारत से धन निकासी का माध्यम बनो, भारत से धन निकासी का माध्यम बनो। सर धन निकासी का माध्यम बनो, ठीक है। सर इसमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जैसे हमने लोगों ने देखा कि भारत में रेलवे लेके आ रहे हैं, रेलवे अंग्रेज किसके लिए लेके अपने लिए लेके आ रहे हैं। अब भारत में रेलवे का विकास में तो पैसा लगाना पड़ेगा। रेलवे चूंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो एक आदमी पैसा लगाएगा, इसलिए अलग अलग लोगों को पैसा लगाना पड़ेगा। तो ब्रिटेन के लोगों के पास धन है तो रेलवे पे पैसा ही लगाना चाहिए। ब्रिटेन के लोगों के पास धन है और उनसे कहा तो भारत में रेलवे के विकास में पैसा खर्च हो, तो वो कर ना भाई बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 10 साल के बाद ट्रेन चल पाई, 10 साल 15 साल में और पता नहीं चल पाई या नहीं चल पाई, रिस्क नहीं लेगी। तो अंग्रेज जो यहाँ पर रेलवे का विकास कर रहे हैं वो उन अंग्रेजों से कह रहे हैं तुम यहाँ पर निवेश करो और हम तुमको 5% का लाभांश देंगे। मतलब रेलवे हमारी बन जाए उसके बाद चाहे रेलवे घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए, तुम्हें कोई मतलब नहीं। 100 रुपया अगर तुम लगाओगे तो 100 रुपया 5 रुपया लेके जाओ। और ये 5 रुपया दिए जाएंगे कहाँ से? भारतीय खजाने से दिए जाएंगे। अब रेलवे किसके लिए रहे? अपने लिए ला रहे हैं, हमसे तो पूछा नहीं जा रहा ना हम चाहते रेलवे, वो रेलवे अपने लिए लेके आ रहे हैं। ये अपने लिए लेके आ रहे हैं। कोई अगर कार्य आप कर रहे हो तो पैसा आप लगाओगे तो हमसे कर पाओगे, अपने पैसा लगाना चाहिए। लेकिन जो पैसा दिया जाए कहाँ से दिया जाए? अपने खजाने से दिया जाए, हमारे खजाने से। तो एक प्रकार से क्या है ये भारत से धन की निकासी। जैसे मान लिया ऐसे है कि पीलीभीत में कोई मॉल नहीं चलता है, एग्जाम्पल के तौर पे है पीलीभीत में कोई मॉल नहीं चलता है, हम मान लिया मॉल पीलीभीत में कोई मॉल स्टार्ट करना चाहते हैं तो मॉल लगाएंगे यहाँ पर, तो मॉल पे पैसा कौन देगा? हम तो खर्च करेंगे, हम पैसा खर्च करेंगे। और उसके लिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग पैसा एक तरीके से लगाओ, आप लोग पैसा लगाओ और आप लोगों से क्या करेंगे, आप लोगों को हम थोड़ा बहुत लाभांश देंगे, चाहे हमारा मॉल चले या ना चले। तो आप लोगों से मॉल के लिए लाभांश देंगे वो पीलीभीत के सरकारी खजाने से नहीं, मान लिया एक तरीके से पीलीभीत के लोगों से निकाल देंगे। तो एक तरीके से पीलीभीत के लोगों की जेब से पैसा निकासी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? भाई मॉल हम लगा रहे हैं, प्रॉफिट हम कमाएंगे तो पैसा नहीं हमें लगाना चाहिए। ये चीज यहाँ पर रेलवे का विकास कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। प्रॉफिट होगा कौन कमाएंगे? अंग्रेज कमाएंगे। सारे उद्देश्य किसके पूरे होंगे? अंग्रेजों के पूरे होंगे। लेकिन जो लाभांश दिया जा रहा है भारतीय खजाने से दिया जा रहा है। ठीक, इसको बोला गया भारत से धन की निकासी। इसको एक्सप्लेन किया इसको भारत से धन निकासी का माध्यम बना। अगला पॉइंट भारत ब्रिटिश निर्मित सामान, भारत ब्रिटिश निर्मित सामान से पट गया। बहुत सामान ब्रिटेन का भारत में आ गया। भारत ब्रिटिश निर्मित सामान से पट गया। अतः भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का, अतः भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का
पतन हुआ, पतन हुआ। तीसरा पॉइंट, भारत कच्चे माल का, भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया, भारत कच्चे माल का निर्यातक बन गया। ये चीज और इसकी नकारात्मक थी कि भारत का जो कह सकते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य थे हमारे, उनको भी एक तरीके से समाप्त करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम किसके द्वारा किया गया था? रेलवे द्वारा। अभी आगे देखो हम लोग एंशिएंट में पढ़ते हो तो जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है, हड़प्पा वाले क्षेत्र में रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी, जो महात्मा स्लीपर से ईंट वगैरह की थी, तो वही हड़प्पा वाले क्षेत्र में सीला था, उसकी खुदाई की गई थी वहां से, और वो सारी मिट्टी है ईंट वगैरह वहां पे यूज की गई थी। तो वहां से जितने भी सामान मिल रहे थे एंशिएंट के, वो सब अंग्रेज, क्योंकि उस समय लोगों को जानकारी नहीं थी, तो ये सब सारे सामान यहाँ से ले लेके ब्रिटेन चले गए। तो हम लोग देखते दो स्तर हमारे स्टार्टिंग के हैं, जो हड़प्पा सरकार खोजे गए, पहला कौन सा? हड़प्पा, और इसका दूसरा कौन सा खोजा गया था? मोहनजोदड़ो। ऐसे दो स्तर खोजे गए थे। तो हड़प्पा के जितने भी प्रोडक्ट, जितनी भी चीजें थी, वो हड़प्पा में सब मौजूद नहीं, हमारे वो ज्यादातर चीजें कहाँ लेके चले गए थे? ब्रिटेन लेके चले गए। वो चीज यहाँ से उन्होंने खुदाई करना स्टार्ट किया, वो चीज निकली तो वो कहाँ लेके चले गए? ब्रिटेन लेके, क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि यहाँ पर ऐसी कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी। तो ये हमारे जो भी पुरातत्व के स्रोत है, इनको भी समाप्त करने में रेलवे की भूमिका रही थी, क्योंकि हड़प्पा के जितने भी पुरातत्व स्रोत थे उनको समाप्त कर दिया गया था इसी रेलवे के विकास के दौरान, जब ट्रेन पंजाब में चलाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो एक पॉइंट और नोट करो उसका कि भारत में पंजाब वाले क्षेत्र में, भारत में पंजाब वाले क्षेत्र में रेलवे के विकास के दौरान, रेलवे के विकास के दौरान पुरातात्विक स्रोतों को, रेलवे के विकास के दौरान पुरातात्विक स्रोतों को नुकसान पहुंचाया गया था। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत को नुकसान पहुंचाया गया था। ठीक है, इस तरह ये हमारे रेलवे के बारे में हो गया। अब अगर रेलवे से संबंधित आपसे फैक्चुअल में क्वेश्चन आ जाए, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, मतलब चाहे आपसे प्री में आ जाए, चाहे मेंस में आ जाए, दोनों स्थिति में देख लीजिए। मतलब रेलवे का तो विकास के कारण पूछा जाए, क्यों रेलवे लेके आए भारत में, रेलवे के परिणाम पूछे जाते थे, रेलवे का विकास के बारे में पूछा जाता, कैसे कैसे रेलवे का विकास भारत में किया जाएगा। तो इसी तरीके से भारत में रेलवे आ रही है। अब भारत में रेलवे का धीरे धीरे पूरे भारत में विकास करेंगे, और मुख्य रूप से दो आयोग, एक है थॉमस रॉबर्टसन आयोग, थॉमस रॉबर्टसन आयोग, एक ये एक है एकवर्थ कमीशन, एकवर्थ कमीशन। ये दो आयोग किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है। 1902 में एक आयोग बनाया गया था, इसका नाम था थॉमस रॉबर्टसन आयोग। एक 1919 वाले समय में बनाया गया एकवर्थ कमीशन। ये दो हमारे रेलवे के विकास से संबंधित है। इसी एकवर्थ कमीशन की सिफारिश के आधार पर रेलवे के विकास पर वो फोकस कर रहे हैं अंग्रेज कि 1919 का एकवर्थ कमीशन आया, और इसके का रेलवे का बजट अलग करो, भाई इतना ज्यादा इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसी एकवर्थ कमीशन की सिफारिश के आधार पर रेलवे का बजट ही अलग कर दिया गया। पहले सरकार की तरफ से बजट आवंटित किया जाता था, उसमें रेलवे के लिए थोड़ा रहता था और बाकी काम के लिए रहता था। अब रेलवे का बजट ही अलग कर देंगे, और यही 1919 के इस एकवर्थ कमीशन से चलते चलते अभी साल 2014-15 तक रेलवे का बजट ही अलग आता था। 2014-15 में रेलवे का और सामान्य बजट वाला एक किया गया थे। तो ये उसी समझ चल रहा है, कोई रेलवे के विकास पर इतना ज्यादा बल दे रहा है। तो दो आयोग ध्यान रखते हैं, पहला कौन सा? थॉमस रॉबर्टसन आयोग, और दूसरा कौन सा? एकवर्थ कमीशन। इन दोनों किससे संबंधित है? रेलवे के विकास से संबंधित है। तो एक पॉइंट और इसका रेलवे के विकास से संबंधित दो आयोग, रेलवे के विकास से संबंधित दो आयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 थॉमस रॉबर्टसन आयोग, किसके द्वारा गठित किया गया था? लॉर्ड कर्जन, थॉमस रॉबर्टसन आयोग 1902, लॉर्ड कर्जन।
1919 इस समय हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड और भी कई आयोग आएंगे। आयोग कौन सा आयोग किससे संबंधित ये ध्यान रखते हैं। थॉमस रॉबर्टसन आयोग 1902, लॉर्ड कर्जन रेकॉर्ड कमीशन 1919, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये गवर्नर है उस समय के, वायसराय मतलब जिनके समय ये आयोग हमारे गठित किए गए। थॉमस रॉबर्टसन आयोग और एक और क्वेश्चन कैसे रेलवे में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला फैक्चुअल अगर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का विकास किसके समय किया गया। एक सामान्य सा क्वेश्चन बनने से लेके अपर लेवल तक के लिए सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में रेलवे का विकास किसके समय किया गया, लॉर्ड डाल्टन के। दूसरा क्वेश्चन है भारत में रेलवे मीडियम कब चला गया, 16 अप्रैल 1753 को चला गया। भारत में रेल और जाति पर भारत में रेलवे चला कितने डिब्बे थे, 14 डिब्बे। कितने इंजन थे, 3 इंजन। ऐसे करके पूछा जाता है कि भारत में पहली रेलवे चलाई गई उनमें से 3 इंजन शामिल थे, लेकिन इनमें से कौन सा इंजन उनमें शामिल नहीं था। 3 इंजन, चौथा कोई इंजन। तो 3 इंजन के नाम बताते हैं, साहिब, सिंध और सुल्तान। 3 इंजन। भारत अगर कॉन्सेप्ट बेस पूछेगा तो कॉन्सेप्ट बेस सामान्यतः आपसे मेंस में क्वेश्चन बनेंगे। प्री बाय चांस फिर भी अगर बने ऐसा प्री बन सकता है कि निम्नलिखित में से भारत के रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसमें कोई 4 स्टेटमेंट दे दिए कि भारत में रेलवे के विकास पर अंग्रेजों के द्वारा 10% आवास की गारंटी दी गई थी, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा तो 5% की जगह 10% ही लिखा हुआ था। एग्जैक्ट में नहीं याद है, 5% की जगह 10% ही लिखा हुआ था। तो ऐसे करके पूछ लिया कि रेलवे के विकास पर 10% की गारंटी दी गई, गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि उसी दूसरा पॉइंट बना के दिया कि भारत में रेलवे ने आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रेरित किया, सही हो जाएगा। आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या हो गया, धन की निकासी। हमें बता रहे हैं कि धन हमारे धन ले लेके जाए तो भारत के समझ में अच्छा हम गरीब इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि भारत से पैसा ले लेके अंग्रेज वहां पर जाए। आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। दूसरी उसी के आगे का पॉइंट दिया भारत में रेलवे धन निकासी का एक माध्यम बन गया। ऐसे करके 4 स्टेटमेंट बना के देगा, पूछने में कौन सा गलत है कौन सा सही है। फैक्चुअल वाले आपसे समझता प्री बनेंगे और कॉन्सेप्चुअल वाला आपसे समझता मेंस में। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन लिख दिया ऐसे मतलब कि भारत में रेलवे दूसरे के संसाधनों पर स्वयं की पत्नी के श्रृंगार पटार का एक माध्यम था। ऐसे करके स्टेटमेंट बना के तो इतना सा दे दिया। अब इसके बारे में लिखो, एक्सप्लेन करो। मतलब क्या है कि रेलवे जो भारत में थी पत्नी स्वयं की है लेकिन संसाधन दूसरे के। रेलवे किसकी है, अंग्रेजों की है, संसाधन किसके हैं, हमारे हैं। ये सारे लाल लाल कर रहा है। ये बाल गंगाधर तिलक का साथ स्टेटमेंट, बाल गंगाधर तिलक का साथ स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि भारत में रेलवे अपनी पत्नी का दूसरे के संसाधनों पर सरकार प्रदान करने का माध्यम है। ऐसे करके लिखने को है ये चीज लिखो, इसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखने हैं। भारत में रेलवे किस तरीके से भारतीय शोषण का माध्यम है। लेकिन केवल शोषण नहीं लिखने, एक तरफा नहीं लिखना है। लास्ट में इसके कुछ पॉइंट पॉजिटिव भी बना दे रहे हैं कि भारत में रेलवे अंग्रेज लेके अपने लिए है लेकिन हम लोगों ने उसका यूज कर लिया, सही ढंग से यूज किया। उसने क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी, एकता के सूत्र बांध दिया, एक जगह से दूसरे का भारतीयों का आवाज ये चीज ये स्टेटमेंट है। बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। इस तरीके से तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, चाहे प्री में आ जाए चाहे फिर मेंस में। ठीक, ये चीज को आप लोग किससे नोट लिखा के थोड़े से पीवाईक्यू उठा के देखना हो, जैसे मेंस के भी प्री दोनों साथ साथ लेके वो मतलब पूरा हम लोग ले आओ। टॉपिक हम लोगों के लिए चल रहे हैं, इसी टॉपिक को उठाओ, उसके प्री के देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, मेंस के क्वेश्चन देखो किस तरीके से बन रहे हैं। प्री के तो आपको सॉल्व करने देंगे, मेंस के क्वेश्चन लिख के देखो। अभी बिल्कुल एक टेंशन ना लो कि लिए हमें 9 मिनट से टाइम बताएगा, 9 मिनट में 7 मिनट क्वेश्चन नहीं होगा। अगर ना हो 30 मिनट में हो, 30 मिनट में करो, उसको लिखो बैठ के। अभी इसको बैठ के लिखोगे धीरे धीरे करके टाइम क्वालिटी दोनों आ जाएगी। अभी सोचोगे ना अभी टाइमर लगा ले 9 मिनट का, बस 9 के जैसे 9 मिनट 30 सेकंड लगा रहे हैं तो बेकार है, हमसे ना हो पाएगा। ठीक ऐसे नहीं, पहले स्टार्टिंग आपको लिखते लिखते 30 मिनट लग जाएगा, 9 मिनट वाला शब्द ही नहीं आएंगे। स्टार्ट कहाँ से करें, खत्म कहाँ पर करें। ठीक, बस स्टार्ट करो, उसको स्टार्ट करोगे धीरे धीरे करके अपने आप आ जाएंगे। एक समय का क्वेश्चन खुद ही बनाने लगोगे कि इस टॉपिक को कैसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने इतिहास हमारा है, इतिहास का चलो हम क्वेश्चन को पीवाई को उठा के देख लेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन बना है। करंट अफेयर्स को कहां से आपको पीवाई को नहीं मिलेगा, वो तो करंट अफेयर्स चला गया भाई, जो करंट हो गया वो दोबारा नहीं आया, वो चला गया। उसका आपको किस तरीके से पैटर्न मिलेगा, पीवाई को उठा के देखोगे अपने आप आइडिया लग जाएगा इस टॉपिक को इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पुराने क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो, प्री की भी करो मेंस की। जितने टॉपिक्स हैं उसको, जैसे हम लोगों ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार देख लिया, पूरा टॉपिक हो गया। आप अपने क्वेश्चन को उठा के जाके देखो कि इस अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को किस किस तरीके के क्वेश्चन बने। हमने आपको एक तरीका भी बता दिया कि जैसे मान लीजिए 4 इधर ऐसे करके युद्ध लिख देगा और 4 इधर ऐसे करके सन लिख देगा, मुझे और कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर कर कौन सा
कौन से में? जो होती प्लाजा के रिलेटिव सकारात्मक परिणाम बोले। हाँ ये प्री में नहीं बनेगा, ये प्री में नहीं बनेगा। सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम ये मेंस में लिखने के लिए बताना है। ये प्री में आ रहा है। हाँ प्री नहीं, प्री में अगर लिख जाएगा तो प्री में तो कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रेलवे का। अगर प्री में फिलहाल ये नहीं पूछेगा कि इसकी ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, ऐसे करके लिख देगा। निम्नलिखित में से रेलवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, आप ऐसे करके लिख लो। कॉन्सेप्ट पे ही मानिए आपसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पहला विकल्प आपको दे दिया, पहला विकल्प दे दिया कि भारत में रेलवे धन की निकासी का माध्यम था, धन की निकासी का माध्यम था, एक विकल्प मिल गया। ठीक, दूसरा आपको विकल्प मिल जाएगा कि भारत में रेलवे ने भारतीयों को एक दूसरे से अलग कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया। दूसरा विकल्प मिल गया। तीसरा विकल्प मिल गया कि भारत में रेलवे के विकास पर अंग्रेजों को 10% लाभांश की गारंटी दी गई, 10% लाभांश की गारंटी दी गई। तीसरा मिल गया। और चौथा विकल्प आपको मिल जाएगा कि भारत में रेलवे के विकास पर जो लाभांश दिया गया था ये खर्चा ब्रिटिश खजाने से दिया जाना था। ऐसे करके अब समझो क्या, ठीक है। जैसे मतलब जिस तरीके से पूछना चाह रहे हो कि मान लिया क्वेश्चन आपसे है कि रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसे करके आ गया। पहला विकल्प पूछा गया, पहला विकल्प इसमें है कि भारत में रेलवे धन की निकासी का माध्यम था, ठीक है। दूसरा विकल्प है रेलवे ने भारतीयों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया। तीसरा विकल्प है रेलवे के विकास पर भारत में 10% लाभांश की गारंटी दी गई थी। और चौथा विकल्प है कि जो लाभांश दिया जाता था वो ब्रिटिश खजाने से दिया जाता था। ऐसे करके चार विकल्प मिल गए। अब क्वेश्चन आपसे नीचे बॉडी बना के दे दी किसी तरीके से, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 ऐसे करके इसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है या कौन सा सही नहीं है। अब यही पे लगाओ, जब भी इस तरीके के विकल्प मिले तो यही पे लगाओ। पहला विकल्प बताओ कि धन निकासी का माध्यम था, सही है कि गलत है? सही हो गया, फिर ये हमारा हो गया सही। दूसरा है कि रेलवे ने भारतीयों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि अलग अलग नहीं किया, भारत ने एकता के सूत्र में बांध दिया रेलवे। ठीक। तीसरा विकल्प है कि भारत में रेलवे के विकास पर 10% लाभांश की गारंटी दी गई, सही है कि गलत है? गलत हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। चौथा है कि भारत में जो रेलवे लाएगी उसका खर्चा यानी कि लाभांश ब्रिटिश खजाने से दिया जाता, सही है कि गलत है? गलत है, ये गलत हो गया। अब ऐसे करके अगर आपसे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो केवल एक लगा देंगे। ठीक। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नीचे को कोडी मिलेगी ऐसे करके कि 1 2 3। दूसरा मिल जाएगा ऐसे 2 3 4। तीसरा मिल जाएगा आपको 2 1 4 ऐसे 1 2 4 ऐसे करके मिल जाए। तो कौन सा कथन सही नहीं है तो 2 3 4 सही नहीं। ठीक। इस तरीके से आपको प्री मिलेगा, लिख लो। प्री में सामान्यतः से फैक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं और कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट पर आप लगा लो। मेंस में लिखने को ज्यादा पड़ेगा। हम जो यहां पे नोट्स आप लोगों के लेके चल रहे हैं ये केवल प्री के लिए नहीं चल रहा है, ठीक है। प्री मेंस दोनों के लेके चल रहे हैं। इसमें आपका फैक्ट भी है और मेंस में आपके कॉन्सेप्ट भी। जैसे हमने परिणाम बताया तो परिणाम आपको सामान्यतः मेंस में लिखने को पड़ेगा, प्री में नहीं। फिर भी अगर प्री में आ जाए इस तरीके से अगर आ जाए तो भी ध्यान रखना है, प्री में अगर आ गया तभी ध्यान रखना है। सारे फैक्ट अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट याद होगा तो कर लेगा ये वाला। अब देखो इसके बाद रेलवे के विकास के बाद में और कौन-कौन सी चीजें आ रही हैं। आर्थिक नीतियों में हम लोगों ने भू राजस्व नीतियां देखी, भू राजस्व नीतियों के साथ-साथ हम लोगों ने रेलवे का विकास देख लिया। रेलवे के विकास के बाद में हम लोग देख रहे थे भारत में कृषि का वाणिज्यिकरण। क्या हमारा भारत में कृषि का वाणिज्यिकरण पूरी तरीके से मेंस का टॉपिक है। जो कृषि का वाणिज्यिकरण है ये पूरी तरीके से मेंस का टॉपिक है। यहां तक कोई क्वेश्चन सामान्यता नहीं बनेगी। कृषि का वाणिज्यिकरण, कृषि का वाणिज्यिकरण क्या है? देखो जब लोग फसलों की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं तो कृषि में 2 तरीके की फसलें होती हैं। एक फसल को हम लोग कहते हैं नकदी फसल, नकदी फसल, और दूसरे को हम लोग कहते हैं खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसल। ऐसे 2 तरीके की फसलें होती हैं। मतलब ऐसी फसलें जिनको हम लोग मार्केट ओरिएंटेड व्यू से लेके चलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको नकदी फसल कहते हैं। और ऐसी फसल जिसको किसान पहले स्वयं के उपभोग के लिए यूज करेगा, बचेगा तो मार्केट बेचेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको खाद्यान्न फसल कहते हैं। जैसे मान लिया 2 तरीके की फसलें किसान ने बोई, एक फसल उसके मान लिया ये गेहूं और दूसरे ने बोया है गन्ना, से 2 फसलें बोई। मतलब जब गेहूं किसान बोएगा, अच्छा एक चीज होगी गांव में देखते होंगे कि अगर गांव में किसान को अगर खाने का खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल अगर ये चीजें खरीद के लेना पड़ रहा है तो उसको बड़ा हड़ जाती है चीजें। मतलब
मतलब पता लगा अपनी खेती कर रहा है, गेहूं शहर उसमें गेहूं जाए और वो गेहूं ही खरीद के खाना, तो गांव में हर जगह शहर में तो लोगों को खैर बेचने को आदत ही नहीं वो चीजें, लेकिन गांव में अगर किसान को गेहूं अगर मोल लेके खाना पड़े तो उसके लिए बड़ा अजीब स्थिति आ जाती है, बताओ गेहूं हमें गेहूं मोल लेके खाना। तो अगर मान लिया किसी किसान ने गेहूं उपजाया है तो गेहूं उपजाने के बाद पूरा का पूरा गेहूं ले जाके मार्केट में बेच देगा या पहले अपना साल भर का खाने का रोक लेगा, बाकी का मार्केट बेचेगा, पहले अपना रोक लेगा, ठीक है। ये गांव में समझ नहीं चलता है कि पहले पूरा अपना साल भर का रोक लेंगे, जितना हम खा लेंगे या 6 महीने का साल का जो भी सिस्टम चलता है उसको रोक लेंगे, बाकी मार्केट में बेच देंगे। अगर किसी समय सिचुएशन ये आता है कि केवल उसके खाने भर का बन पाया है, पहले कोई प्राकृतिक आपदा आ गई किसी तरीके से और उसका केवल खाने भर का बन पाया, तो गेहूं अपने पास रोक लेगा या पूरा पूरा मार्केट में जाके बेच देगा, रोक लेगा कि भाई आपकी ज्यादा फसल नहीं हुई है, केवल अपने घर की हुई है तो गेहूं रोक लेगा, अगर बीच में जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत ले जाकर बेच देगा, अपना काम करता रहेगा इस तरीके से। क्या गन्ना की समझ में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि गन्ना की फसल करती है पहले पूरी साल में जितनी चीज भी खाएंगे उतना गन्ना रोक लेते हैं और बाकी गन्ना मार्केट में बेच देते हैं, ऐसा नहीं करेगा, पूरा गन्ना मार्केट में ले जाकर बेच देगा और साल भर अपनी चीनी डाला के वो लेके खाता रहेगा। ऐसी फसलों क्या करते हैं, नकदी फसल, जो मार्केट ओरिएंटेड होती है, जिनका उद्देश्य स्वयं का उपभोग नहीं होता, ऐसी फसलों को हम लोग कहते हैं नकदी फसल, और जो मार्केट ओरिएंटेड नहीं होती स्वयं उपभोग के लिए उनको क्या कहते हैं, उनको गेहूं धान ये सब कैसे हो जाएगी, ये तो हमारी हो जाएगी खाद्यान्न, जैसे गन्ना है या फिर चाय है या फिर तंबाकू है, अफीम है, नील है, ये सब फसलें कैसी होती थी, नकदी फसल। वैसा थोड़ी लोग तंबाकू बुझाई पहले पूरी साल कितनी खाएंगे उतनी बचा कर लेते हैं, बाकी मार्केट में बेच, ऐसा थोड़ी करेगा, पूरी पूरी मार्केट में ले जाकर बेच देगा। लेकिन अगर गेहूं की बात करें या धान की अगर बात करें, बाजरा है, ये सब फसलें कैसी हैं, ये सब हमारी खाद्यान्न फसल, इनको पहले स्वयं के लिए रोक लेगा, बाकी का मार्केट में ले जाकर बेच देगा। भारत में पहले क्या होता था, खाद्यान्न फसलों पर फोकस किया जाता था, सामान्यतः जो फसलें होती थी वो यही वाली होती थी, नकदी फसलों पर सामान्यतः ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ब्रिटेन में हुई है औद्योगिक क्रांति। देखो भारत की जो भी नीतियां हैं वो सब किससे प्रभावित हो रही है, सब ब्रिटेन से ही प्रभावित हो रही है। पूरी तरीके से मेंस का टॉपिक है, कहीं क्वेश्चन से नहीं कर सकते। कृषि के वाणिज्यीकरण का मुख्य कारण क्या है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही, और औद्योगिक क्रांति के कारण, औद्योगिक क्रांति के वहां पर जिस उद्योग को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, उद्योग कौन सा है, कपड़ा, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग को जो बढ़ावा मिलना चाहता है, कपड़ा उद्योग के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर कपास काम करेगा कि गेहूं काम करेगा, कपास काम करेगा। तो ऐसे में इस कपड़ा उद्योग के लिए अब ब्रिटेन में तो कपास उपज पाएंगे, क्योंकि वहां ना तो पहले क्लाइमेट उस तरीके का है, और दूसरा जब वहां पर कपास उगाएंगे तो वहां फैक्ट्री कहां पर लगेगी, पहले तो वहां पर उपजेगा ही नहीं कपास, वहां का क्लाइमेट इस तरीके से। तो भारत में इसके लिए क्या करेंगे, कपास उगाने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे, कपड़ा बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा, क्वेश्चन ये बताओ कपास से कपड़ा बन जाएगा तो सब सफेद कलर के ही कपड़े पहन के घूमेंगे या इनको कलर्ड पहनेंगे, तो कलर्ड कपड़े पहनने से क्या करेंगे, भारत में नील की खेती करेंगे, नील की खेती, तो नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत में कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब ये फसलें की जाएंगी तो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल किसका कम हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा, ठीक, गेहूं धान वगैरह जो उपजाए जाते हैं इनका क्षेत्र कम हो जाएगा, क्योंकि फसल किसको बढ़ावा दे रहे हैं, नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला कारण भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब हो गया कि भारत में कृषि का खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों की ओर शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। जब भी आपको से दिल्ली हुआ पहले एक शब्द में ये बता दो कि कृषि का वाणिज्यीकरण है क्या। तो भारत में कृषि का खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों की ओर शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है, कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। इसके कारण पूछे जाए क्या कहते हैं, कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत इन खाद्यान्न फसलों से इन फसलों की ओर उन्मुख होता जा रहा है। पहला कारण क्या है, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई है, उसी औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पर कपड़ा उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत में कपास और नील की खेती को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब ये खेती को प्रेफरेंस देंगे तो ये वाली फसलें अपने आप कम हो जाएंगी। दूसरा कारण पूछा जाए कि भारत में उद्योगों के यानी कि नकदी फसलों के बढ़ावा देने के कारण क्या है, तो एक तरफ हम लोग देख लेते हैं, ये है कलकत्ता, दूसरी तरफ ये है कैंटन, चीन का बदला है कैंटन, और इधर हम लोग ले लेते हैं, ये हमारा हो गया लंदन, ऐसा तो तीन हमने शहर ले लिए, ये लंदन, दूसरा कलकत्ता और तीसरा कौन सा, कैंटन, इस तरीके। तो जब भी लंदन को
भारत के साथ किसी तरीके का व्यापार करना है या टेंडर के साथ किसी तरीके का, चाइना के साथ किसी तरीके का व्यापार करना है, तो बदले में इसको क्या करना पड़ेगा, पाउंड देना पड़ेगा। चाइना के साथ अगर कुछ खरीदना है तो बदले में पाउंड देना पड़ेगा, और यहाँ से कोई सामान यहाँ पर इसी तरीके से ट्रेड चलता है। हम आज भी अगर समझे रूस से अगर लोग तेल खरीद रहे हैं तो बदले में उसको उसकी मुद्रा या डॉलर कुछ ना कुछ देंगे, तो ये चीज यहाँ पे चलता है। लंदन वाले ब्रिटेन को अगर चाइना से कुछ खरीदना है तो बदले में उसको क्या करना पड़ेगा, पाउंड देना पड़ेगा, क्योंकि चाइना के साथ किसी तरीके का लंदन का कोई औपनिवेशिक संबंध नहीं है। ठीक, चाइना एक अलग देश है, लंदन एक अलग देश है, लेकिन भारत ब्रिटेन का उपनिवेश, भारत का ब्रिटेन का कब्जा है। तो अगर भारत को कलकत्ता के साथ अगर व्यापार करना है तो पाउंड नहीं देना है, वो तो उन्हीं का क्षेत्र हो गया इस तरीके। लेकिन अगर चाइना के साथ व्यापार करना है तो पाउंड देना पड़ेगा। अब ये बताओ, अगर इंग्लैंड को चाइना के साथ व्यापार करने के लिए पाउंड देना पड़ रहा है तो ये पोजीशन इंग्लैंड के लिए व्यापार घाटे वाली सिचुएशन होती है। हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, 3 तरीके का हमारा व्यापार सिस्टम चलता है। एक को हम लोग कहते हैं ट्रेड सरप्लस, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ा हुआ ट्रेड सरप्लस। दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, और तीसरे को हम लोग कहते हैं ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस आयात निर्यात के अलावा व्यापार 3 तरीके का होता है, या तो ट्रेड सरप्लस या ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड बैलेंस। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस की अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी देश के साथ हमने निर्यात ज्यादा किया है आयात के अपेक्षा, आयात हमारा कम है, खरीदा कम है तो बेचा ज्यादा है, तो उसको क्या कहलाते हैं, ट्रेड सरप्लस। अभी इसको एक एग्जांपल थ्रू समझा रहे हैं। निर्यात आयात समझिए, निर्यात मतलब होता है किसी देश को बेचना, आयात मतलब वहां से खरीदना। तो अगर हमने किसी देश को बेचा ज्यादा है खरीदा कम है तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, ट्रेड सरप्लस कहलाती है। इसका उल्टा हो जाए, अगर हमने किसी देश को निर्यात कम किया है और आयात ज्यादा है, ये जैसे दो लगे हुए तो ज्यादा वाला हो जाता है, मैथ में बेसिक करते हैं। अगर निर्यात अगर कम है आयात ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट। और अगर सिचुएशन ऐसी हो सामान्यतः कि निर्यात और आयात लगभग बराबर है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस कहते हैं। ठीक है, मान लिया हमारी दुकान, एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, मान लिया यहाँ पर हमारी इस तरह की दुकान है, पड़ोस में हमारा एक फल वाला एक व्यक्ति वो अपनी दुकान लगाता है फल वाले, हम इससे पूरे महीने भर इससे फल खरीदते हैं। हमने क्या किया, हमने इससे पूरे महीने भर मान लिया 2000 रुपया के फल खरीद लिए इस तरीके से। ये हमारी दुकान से अपना जो भी राशन वासन का सामान होता लेके जाता है। इसने भी क्या किया, इसने भी हमसे 2000 रुपया का राशन खरीद लिया, ना इसको कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत। भाई 2000 रुपया हमने बेचा, 2000 रुपया का इसने बेचा, बात बराबर। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि हमने तो इससे तो कितने खरीदे 2000 रुपया के, और इसने हमसे पूरे महीने भर राशन कितना खरीदा 1000 रुपया। अब महीने में लास्ट में हिसाब हुआ, जब हिसाब हुआ तो हमारे 2000 उसके निकले 1000, 1000 हमारी जेब से जाएगा, ये हट जाएगा, बोले ये दिक्कत है, अरे 1000 चलेगी जेब से। ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, 1000 रुपया का ट्रेड घाटा। ठीक है, जब हमने किसी व्यक्ति को बेचा कम है खरीदा ज्यादा है, और चाइना के साथ हम सामान्यतः कौन सी सिचुएशन में रहते हैं, इसी सिचुएशन में रहते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल अगर देख लो, अभी अगर आप लोग 100 लोगों से मिलोगे तो 100 लोगों की जेब अगर सर्च करो तो सबके पास एक कम से कम तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 100 लोगों से मिलोगे तो 100 लोगों में से करीब 95 लोगों के पास आपको रियलमी, ठीक है, ओप्पो, वीवो, यही फोन मिलेंगे। ये सब कहाँ के, चाइना में है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि चाइना के साथ लोग कौन सी सिचुएशन में है, ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में है। हम लोग आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। ट्रेड सरप्लस की बात करें, जैसे हमारे साथ अमेरिका के साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है कि उनको बेच ज्यादा देते हैं और वहां से खरीदते कम। इस तरीके यही चीज यहाँ पर इंग्लैंड के साथ होती थी। इंग्लैंड जब चाइना को कोई चीज खरीद रहा है वहां से तो वहां बेचने की सिचुएशन कम आती थी, और इंग्लैंड को चाइना को पैसा देना होता था, पाउंड देना होता था। तो इंग्लैंड के लिए कौन सी सिचुएशन है, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटे वाली सिचुएशन है। तो इस व्यापार घाटे को पाटने का इस ब्रिटेन ने प्रयास किया। इसने क्या किया, कलकत्ता में एक फसल को बढ़ावा दिया था। वो फसल कौन सी थी, अफीम। अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहा है, भारत में अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहा है। और इस अफीम को कहां पर निर्यात किया जाएगा, ब्रिटेन चाइना में निर्यात किया जाएगा। अफीम युद्ध भी हुए हैं, चाइना के साथ
तो अभी तक जो पॉन्ड इसको देना पड़ रहा था व्यापार करने के लिए, अब क्या करेगा, कलकत्ता से चाइना में क्या चला जाएगा, अफीम चला जाएगा। अफीम जाएगा तो वहां से पैसा चाइना के पास, इसके बाद लंदन के पास आ जाएगा कलकत्ता के। अब इनको पाउंड नहीं देना पड़ेगा, व्यापार बैलेंस हो गया। तो इस चाइना के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत में नकदी फसलों को बढ़ावा दिया। ठीक, कारण अगर पूछे, कारण को फैक्ट छोटे छोटे लेना है। पहला कारण से कारण पूछा जाए, पहला कारण क्या हो गया, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति, इसकी वजह से भारत में कपास और नील की खेती को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी अफीम की खेती के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ये लोग क्या करेंगे, चाय को बढ़ावा देंगे। चाय एवं अफीम की खेती, चाय एवं अफीम की खेती ये क्यों कर रहे हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलित हो सके। और इस कृषि के वाणिज्यीकरण का कारण क्या था, अगला अगर बात करें तो भारत में अंग्रेजों ने ऊंची दरें रखी थी भू राजस्व की। जब भू राजस्व की दरें ऊंची हैं तो किसानों को भू राजस्व देना ही देना, नहीं देंगे तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। तो ये सारा हो जाएगा कि भारत में जो भू राजस्व की दरें हैं, भू राजस्व की दरें ये कैसी है, ये ऊंची दरें हैं। अब बताओ, सामान्यतः अगर हम लोग खाद्यान्न फसलों और नकदी फसलों की अगर बात करें तो इकट्ठा पैसा किसमें आता है, नकदी फसलों में, खाद्यान्न फसलों में। नकदी फसलों में इकट्ठा पैसा रहता है, कि जैसे मान लिया गाँव में देते होंगे किसान ने अगर गन्ना उपजाया तो गन्ना उपजाया, इकट्ठा पैसा उसके पास आ जाता है, इकट्ठा पैसा अपना काम चला लेंगे किसी जगह। लेकिन गेहूं धान वगैरह इसमें उस तरीके का इकट्ठा पैसा नहीं हो पाता, इसमें इकट्ठा पैसा आ गया। जब इकट्ठा पैसा आता है तो आदमी का को थोड़ा सा एक अलग मोटिवेशन मिलता है। तो ये चीज यहाँ पर जब भू राजस्व की दरें उच्च हैं तो किसान सोच रहा है गेहूं उपजाएंगे, तो क्योंकि गेहूं उपजाएगा तब वो इकट्ठा पूरा गेहूं नहीं बेचेगा, वो टुकड़ों टुकड़ों में उसको बेचेगा, जितनी उसकी जरूरत है उतना बेचता रहेगा, बाकी अपने पास रोक के रख लेगा। लेकिन नकदी फसलों को रोक के नहीं रखेगा, पूरी मार्केट में बेच लेगा। तो जो भू राजस्व की ऊंची दरें हैं, इन दरों की वजह से भी किसानों को नकदी फसलों को उपजाना पड़ रहा है। एक कारण हो जाएगा, भारत में किसानों का भी थोड़ा सा लालच है, किसानों का लालच, किसानों का लालच किस तरीके से, किसान भी यही सोच रहे हैं कि अगर इकट्ठा पैसा मिल जाएगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को 1 2 3 4 कारण याद करो कि किस तरीके से भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। पहला पॉइंट, ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति। दूसरा कारण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बैलेंस करने के लिए। तीसरी बात, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बैलेंस के लिए चाय और अफीम दोनों की खेती करेंगे। तीसरी बात, भारत में भू राजस्व की दरें ऊंची हैं तो अंग्रेज किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप नकदी फसलों को उपजाओ ताकि आपको आराम से राजस्व देने की स्थिति बन जाएगी। चौथा कारण, किसानों को भी थोड़ा सा लालच है कि अगर हम लोग नकदी फसलें उपजाएंगे तो इकट्ठा पैसा आएगा, खाद्यान्न फसलें उपजाएंगे तो इकट्ठा पैसा नहीं आएगा। ठीक, ये कारण हो गए। अब इसी कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम अगर आपसे पूछ लिया परिणाम, तो परिणाम की अगर बात करें तो परिणाम ये हो जाएगा कि भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न, अकाल की स्थिति, अकाल का मतलब होता है खाने की कमी। जब खाद्यान्न की कमी हो जाए उसको क्या कहते हैं, उसको अकाल कहते हैं। जब नकदी फसलें ही उपजाओगे, खाद्यान्न फसलें नहीं उपजाओगे तो सिचुएशन किसकी बनेगी, अकाल की बनेगी। दूसरा, ये जो अकाल है भारत में, जैसे ऐसा नहीं था कि भारत में अकाल पहली बार पड़ा, इससे पहले भी अकाल पड़ते रहे। इतिहास में ऐसा लगा हमारे अकाल हमेशा से पड़ते चले आए, क्योंकि हमारे की खेती कैसी है, मानसून आधारित खेती। तो कभी बारिश हुई अच्छी तो ठीक है, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल बेकार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये वाला अकाल है, ये कैसा है, एक मानव निर्मित है। ये वाला अकाल मानव निर्मित है, ये इसलिए नहीं पड़ रहा है अकाल कि फसल हो नहीं पा रही है, अकाल इसलिए पड़ रहा है क्योंकि फसल हम करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक, तो भारत में अगर कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणाम की बात करें तो पहला, कृत्रिम अकाल की स्थिति। ठीक, बार बार तो अकाल पड़ रहा है, 1770 में अकाल पड़ा, 1776 में अकाल पड़ा, पता लगे 2-3 लाख लोग इकट्ठे जो है मर जा रहे हैं, खाने पीने की कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। लॉर्ड लिटन के समय साथ ये सिचुएशन बनी, तो लॉर्ड लिटन का स्टेटमेंट है कि भारत में अकाल की तो वो पोजीशन है कि आदमी को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो खाने के लिए कुछ है ही, जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो आदमी इंतजार कर बस ये मरे, इसको बैठ के खाए, वो पोजीशन है अकाल की अंग्रेजों के सभी। तो ये क्यों है, क्योंकि नकदी फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खाद्यान्न उत्पादन पर बल नहीं दे रहे। दूसरी बात, मान लिया कि जो नकदी फसलें हैं, ये नकदी फसलें कैसे हुई, महंगी है। ठीक, क्योंकि खाद्यान्न फसलों पर उतनी ज्यादा लागत नहीं लगती, नकदी फसलों पर लागत ज्यादा लगेगी। तो जब ये लागत रूप फसलें हैं, इनमें लागत ज्यादा है, तो लागत लगाने के लिए
तो पैसा है नहीं, किसान को क्या करना पड़ेगा, महाजनों से ऋण लेना पड़ेगा। और महाजन उस समय के जो महाजन थे ये किसानों के साथ धोखाधड़ी करते थे और इसी ऋण के कारण किसान ऋणग्रस्त हो जाता है। किस तरह का वीडियो आगे देखेंगे किसान आंदोलन में दक्कन के दंगे, ठीक है, दक्कन में हमारे दंगे चलेंगे तो उसका कारण है, जैसे मान लिया किसान जो भी पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, तो किसान को क्या है, किसान को इसी महाजन से लोन लेना है, तो महाजन के पास गया, उससे कहा भाई कितना लोन चाहिए, हमको 10,000 रुपया चाहिए। किसान कह रहा है कि हमको 10,000 रुपया चाहिए, तो कितने समय के लिए चाहिए, तो 1 साल के लिए चाहिए, तो ठीक है, ब्याज कितना दे दोगे, तो 5% का ब्याज दे देना। ये किसान ने अपनी शर्तें रखी है महाजन ने, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसान ने कहा कि हमें 10,000 रुपया का लोन चाहिए है, 1 साल के लिए चाहिए है, 5% का ब्याज ले, ये महाजन के सामने शर्त रखी। तो महाजन कह रहा है कि 10,000 का लोन तो तुम्हें दे देंगे, ठीक है, लेकिन भाई 1 साल के लिए नहीं देंगे, पहली बात कितने समय के लिए देंगे, 6 महीने के लिए देंगे, और 6 महीने के लिए ब्याज जो देंगे वो 10% के ब्याज पे देंगे। ये उस ऋणदाता की शर्त है, महाजन की शर्त है। ये किसान अपना ऑफर कर रहा है कि ना भाई ऐसे चाहिए, दोनों की बार्गेनिंग हो रही है, तब दोनों की बार्गेनिंग हो रही तो लास्ट में महाजन ने क्या किया, उसकी बात मान ली, ठीक है चल 10,000 रुपया ले जाओ, 1 साल के लिए ले जाओ और 5% ब्याज पे ले जाओ, लेकिन हम तुमसे कागज का ये टुकड़ा साइन करवाएंगे, साइन तो करेंगे, मतलब अंगूठा लगवाएंगे, एक कागज के टुकड़े पर बॉन्ड साइन करवा लेंगे, हस्ताक्षर करवा लेंगे, अंगूठा लगवा लेंगे कि अगर तुमने इतने समय में पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन हम ले लेंगे, ठीक है। ये किसान से तरीके का बॉन्ड साइन करवाया जा रहा है। तो चूंकि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, किसान के दिमाग में क्या गया हुआ है कि हमने 10,000 रुपया लिया है, 1 साल के लिए लिया है, 5% के ब्याज पर लिया है, लेकिन जो कागज तैयार किया जाता है उस कागज में क्या लिखा जाता है कि 10,000 रुपया लिया है, 6 महीने के लिए लिया है, 10% ब्याज पर लिया है, और 6 महीना अगर पूरा हो गया और अगर पैसा नहीं दिया तो जमीन इनको खाली करना पड़ेगा, इनकी जमीन पे हमारा कब्जा हो जाएगा। ये पूरा बॉन्ड लिखा, उस किसान का अंगूठा लगवा दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा है नहीं किसान, तो पढ़ नहीं पा रहा है क्या इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो केवल और केवल इस महाजन के भरोसे पर है। उसने उस पर अंगूठा लगा दिया, 6 महीने, अब चूंकि ये वो महाजन है, वो उसको पैसा नहीं चाहिए वापस, उसने 10,000 रुपया दिया है, उसको 10,000 रुपया नहीं चाहिए, वो बस इंतजार कर रहा है कि पैसे करके 6 महीने पूरे हो, और जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे बस इसको इसकी जमीन से बेदखल करेंगे, इसकी जमीन पे हम कब्जा कर लेंगे, क्योंकि जमीन की कीमत 10,000 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके किसान सोच रहा है कि हमें तो 1 साल के लिए मिला हुआ है, 1 साल में निपटा ही देंगे, 6 महीने जैसे ही पूरा हुआ, अब ये महाजन इस किसान से पास पहुंचा, वो कह रहा है तुमने पैसा नहीं दिया, आप जमीन खाली करो। किसान बोलिया कह रहा है अरे अभी तो चैत पैसा 6 महीने हुए, महाजन कह रहा है ना तुमने जो है 6 महीने के लिए ही लिया था, किसान कह रहा है 1 साल के लिए। वहाँ पे पूरी पंचायत लगी हुई है, जब पंचायत लगी हुई है तो वोट लगा हुआ है, पंचायत में वहाँ पर वो कागज का टुकड़ा प्रस्तुत किया जाएगा, उस कागज के टुकड़े पर उस किसान से पूछा जाएगा देखो अंगूठा तुम्हारा है, वो कहेगा हाँ अंगूठा तो हमारा है, तो पढ़ के सुनाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साफ लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया लिया है, 6 महीने के लिए लिया है, 10% ब्याज पर लिया है, पैसा नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में उसकी जमीन क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी, किसान को अपनी जमीन खाली करनी पड़ेगी। धोखा हुआ उसके साथ, ऐसा 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, 3 के साथ, बार बार किसानों के साथ ये तरीके की स्थिति आ गई, तो किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ऐसे ही आंदोलन देखने को मिले दक्कन के दंगे, ठीक। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली कि इस कृषि के वाणिज्यीकरण से पहली सिचुएशन क्या आ जाएगी, भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी बात, ये लागत मुक्त कृषि है, इससे किसान कैसा हो जाएगा, ऋणग्रस्त हो जाएगा, किसानों का लोड बढ़ता चला जाएगा। और अगर इसके अलावा और अपनी बात करें तो भारत में इस कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण जो उद्योग धंधे हैं, इन उद्योगों का भी पतन हो गया, उद्योगों का पतन। सोचो कि कृषि है, कृषि से उद्योगों का पतन कैसे करते होगा। देखो जब कृषि की स्थिति खराब हो जाएगी, ये कृषि का वाणिज्यीकरण कर रहे हैं, किसान ऋणग्रस्त हो रहा है तो कृषि की स्थिति खराब हो रही, जब कृषि की स्थिति खराब हो जाएगी तो किसान किसकी तरफ जाएगा, गांव के छोटे छोटे उद्योगों की तरफ जाएगा। जब गांव के छोटे छोटे उद्योगों की तरफ जाएगा तो सप्लाई उद्योगों में बढ़ जाएगी और डिमांड कैसी है, कम। जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ऐसे उद्योग क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। एक मोहल्ले पता लगे एक मोहल्ले में 2 दुकान की जरूरत है, 5 दुकानें खुल जाए तो 5 के 5 दुकानदार कैसे हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो वही सिचुएशन यहाँ पर, जब कृषि की स्थिति बेकार हो गई तो किसान किसकी तरफ उन्मुख हो रहा है, उद्योगों की तरफ उन्मुख हो रहा है, उद्योगों का पतन होना शुरू हो गया। ये आपको तीन चीजें हैं कृषि के वाणिज्य कारण पूछे जाए तो ये हो जाएंगे, परिणाम पूछे जाए तो ये हो जाएंगे। और इसी कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण भारत में कृषि आंदोलन देखने को मिले, कृषि आंदोलन, किसानों के बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो जाएंगे। जैसे कि
कपास को और नील की खेती को लेकर हमारे आंदोलन हो जाएगा, नील विद्रोह हो जाएगा, फिर चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चलेंगे किसके लिए चलेंगे? देसी नील की खेती के कारण ही चलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, ये सब किसको प्रेरित करेंगे? भारत के किसानों के आंदोलन को, और इन्हीं के कारण भारत में आ जाएगा किसानों में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो ये चीजें आपको बताएंगे। 2-4 पॉइंट से कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण। पहला पॉइंट, भारत में खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों की ओर, भारत में खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों की ओर उन्मुख होना कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारण, कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, के कारण ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण भारत में कपास एवं नील की खेती, भारत में कपास एवं नील की खेती, कपास एवं नील की खेती को बढ़ावा मिला, चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार, चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करने के लिए अफीम एवं चाय की खेती, अफीम एवं चाय की खेती को बढ़ावा दिया गया, भू राजस्व की उच्च दरों के कारण, भू राजस्व की उच्च दरों के कारण भारत में, भू राजस्व की उच्च दरों के कारण भारत में नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया, नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया।
किसानों को अधिक लाभ मिलने का लालच, किसानों को अधिक लाभ मिलने का लालच नकदी फसलों की ओर, किसानों को अधिक लाभ मिलने का लालच नकदी फसलों की ओर प्रेरित कर रहा था, अगर तो परिणाम, इसके परिणाम पहला इसमें भारत में मानव निर्मित अकाल, इसमें भारत में मानव निर्मित अकाल की स्थिति उत्पन्न की, मानव निर्मित अकाल की स्थिति उत्पन्न की। नंबर 2, उच्च लागत वाली फसलों के कारण, उच्च लागत वाली फसलों के कारण किसान ऋणग्रस्त हुए, उच्च लागत वाली फसलों के कारण किसान ऋणग्रस्त हुए। उद्योगों का पतन हो गया, उद्योगों का पतन हो गया। ठीक है, ये तो हमने नेगेटिव देख लिया, तीनों में नेगेटिव अकाल की स्थिति नेगेटिव है, लागत बढ़ने से ऋणग्रस्त हो गए नेगेटिव है, उद्योगों का पतन हो गया नेगेटिव है। पॉजिटिव थोड़ा सोचो, आप सोचो कृषि के वाणिज्यीकरण, अगर कृषि का वाणिज्यीकरण हो इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, सब आर्थिक व्यवस्था हो सकता है। पहला तो यही वाला पॉजिटिव हो जाएगा कि किसान एकजुट हो जाएंगे, किसान आंदोलनों को बढ़ावा मिलेगा, ये राष्ट्रवाद प्रेरणा। और अगर देखें अभी तक जैसे गेहूं का अगर लोग व्यापार कर, गेहूं की अगर लोग खेती कर रहे हैं तो गेहूं की खेती से कृषि एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ जाएगी कृषि। ठीक है, नकदी खपत करके अब ये कपास, देखो अब कपास कहाँ जाएगी, इंग्लैंड जाएगी। अब भारतीय कृषि का जुड़ाव किसके साथ होगा, इंग्लैंड के बाजार के साथ। तो भारतीय कृषि का क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। ये पॉजिटिव पॉइंट है कृषि के लिए, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा ये वाला पॉजिटिव हो गया। कृषि आंदोलन को अगर बढ़ावा मिले तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आंदोलन अगर हमारे यहाँ हो रहे हैं तो ये नेगेटिव नहीं है, अंग्रेजों के लिए नेगेटिव है, हमारे लिए पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आंदोलन हम कर रहे हैं मतलब इसका ये कि हमारे अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग आ रही है। तो तीन जो हमारे नेगेटिव हो गए, दो पॉजिटिव हो कि एक तो भारतीय कृषि का क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। उसी का लिख लो कि भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। अफीम बेच रहे हैं चाइना के साथ जुड़ गए, कपास बेच रहे हैं भारत इंग्लैंड के साथ जुड़ गए, इसमें भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। और दूसरा पॉइंट, भारत में किसान आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन को प्रेरणा मिली, भारत में किसान आंदोलन को प्रेरणा मिली। ठीक है, ये हमारा होगा कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला एक टॉपिक है भारत से धन की निकासी। अगला टॉपिक है भारत से धन की निकासी। आर्थिक नीति वही भारत से धन की निकासी, धन की निकासी। इसलिए वो क्या कहने का धन की निकासी, पहला तो इसका बेसिक देख लेंगे, इसमें क्या कहने का, दूसरा इसके स्रोत देखेंगे, कैसे कैसे करके भारत से धन की निकासी कौन कौन से माध्यम से हो रही है, फिर देखेंगे धन की निकासी के परिणाम, धन की निकासी के परिणाम क्या इसके परिणाम। बेसिक की अगर हम लोग आते हैं, देखो धन की निकासी का मतलब हो गया कि भारत से ब्रिटेन की ओर जाने वाला ऐसा धन जिसका कोई फायदा भारत को नहीं मिलता।
हमारे जैसे मान लिया ऐसे समझो हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सुबह वाले पढ़ाने के लिए है और आज मान लिया जो बस से आए या किसी माध्यम से आए और भाई आप मान लिया बाइक से आते हैं, मान लिया हमें 200 रुपये का पेट्रोल डलवा, जेब से 200 रुपये, ठीक है, जेब से 200 रुपये घर की निकासी हुई और यहाँ पे आके चले गए। ये बताओ इस 200 रुपये के जाने से हमको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ फायदा भाई। यहाँ आने के एक लेक्चर हमारा हुआ कि नहीं? एक लेक्चर में अगर यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और कुछ ना होता, यहाँ पे आए 200 रुपये का पेट्रोल खर्च किया चले गए, फिर अगले दिन आए 200 रुपये पेट्रोल खर्च किया चले गए, तो बेकार है। बस यही चीज है, अगर भारत से कोई ऐसा पैसा ब्रिटेन जा रहा है जिसका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको धन की निकासी बोलेंगे। जिसका बेनिफिट मिल रहा है उसको धन की निकासी नहीं बोलेंगे। यही चीज समझाई थी। सबसे पहले व्यक्ति थे, इसका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनके बारे में जानना है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। देखो अगर आपसे क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो दादा भाई नौरोजी लगा है। अगर क्वेश्चन आता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, इनके बारे में अगर पूछे तो कौन है? तो अरोड़ा आसफ अली, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसफ अली, इनको देखना है, अरोड़ा आसफ अली, ये ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड लेडी या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, एक ऐसे नेता है जिनका कोई विरोध नहीं करता, ये बहुत सम्मानित व्यक्ति है, भारत के वयोवृद्ध नेता थे। तो दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे, जैसे अभी हम कांग्रेस आगे देखेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में भारत में आंदोलन चले तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उदारवादी टाइप के लोग हैं, कुछ उग्रवादी टाइप के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिक्स हैं। पहले समझाएंगे, बाद में फिर अलग तरीके से बात करेंगे। जैसे कि गांधी जी मिक्सचर दोनों की। उदारवादी क्या करते हैं? उदारवादी ऐसे हैं, अंग्रेज लोग तो लेकर पढ़ा रहे हैं, ये हमारी समस्या है मान जाओ, ऐसे टाइप के लोग थे। उग्रवादी क्या करते हैं? देखो समस्या है ऐसे मान जाओ, वरना फिर देख लें तो 3 दिन के बाद। ठीक है, ये उग्रवादी टाइप के लोग हैं जो गरम दल के नेता, नरम दल और गरम दल। नरम दल लोग जो बहुत शांतिपूर्ण बात करेंगे, संवैधानिक तरीके से, भाई कोई समस्या है पूरा ज्ञापन पर लेके जाएंगे, अंग्रेजों को पकड़ाएंगे कि भाई देखो ऐसी हमारी समस्या है, ये देख लेना। अंग्रेज थोड़ी मानेंगे कि आदेश मानेंगे, फिर थोड़े समय फिर रिमाइंडर भेज देंगे कि देखो हमने 8 दिन पूर्व आपके पास अपनी समस्याओं का बुलेटिन भेजा था, आपने ध्यान नहीं दिया, कृपया ध्यान आकर्षित करें। इस टाइप के लोग हैं। ये कौन है? ये नरम दल के लोग हैं। गरम दल के लोग हैं जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, वो क्या कह रहा है कि वर्ष में 3 दिन मेढक की तरह टकराने से आजादी नहीं मिलेगी, ठीक है, स्वराज वाला जन्मसिद्ध अधिकार है, लेके रहेंगे, चाहे प्यार से दे दो चाहे फिर लड़ाई करके दे दो। इस टाइप के लोग हैं। तो नरम दल गरम दल, गांधी जी दोनों टाइप के लोग हैं। अगर गांधी जी पहले क्या करें? पहले जाएंगे उनको ज्ञापन कर देंगे कि देखो ये हमारी समस्या है, मान जाओगे, जब नहीं मानेंगे तो फिर आंदोलन चलाएंगे, नमक सत्याग्रह, कि इस टाइप के आंदोलन चलाएंगे। तो उनमें मिक्सचर, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो ज्ञापन पकड़ाएंगे ना ही जो है गुस्से में बात। ऐसे गरम दल के लोग, ऐसे गरम दल के लोग मतलब इनकी विचारों की तीव्रता है, ऐसा नहीं कि अगर कह दिया 3 दिन बाद निपट जाए तो निपट ही लेंगे, ऐसे नहीं, बस एक सामने वाले को थोड़ा सा उस तरीके से डरा धमका के रखना, उस टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो ज्ञापन देंगे नरम दल वाले, और ना ऐसे ना तो धमकी देंगे कि देखो 3 दिन का समय दे रहा है, ऐसे ऐसा काम मेरा कर रखना, उसने बस शांतिपूर्वक धीरे से गए, पीछे से गए, बस कील निकाली, जेब में डाल के चले गए, और जैसे पीछे या पड़ गया अंग्रेज पड़ गया, ऐसे उनको क्या कहते हैं? उनको क्रांतिकारी कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के आंदोलन हमारे यहाँ कांग्रेस के नेतृत्व में चलेंगे। तो दादा भाई नौरोजी कैसे? फिलहाल तो ये उदारवादी नेता, ठीक है, लेकिन ऐसे नेता हैं जिनका सम्मान सभी विचारधारा के लोग करते हैं, उदारवादी हो, उग्रवादी हो, चाहे क्रांतिकारी हो, कोई भी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। जैसे कि अभी हमारी नई राजनीति में एक व्यक्ति थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक, कोई जल्दी विरोध नहीं करता, विपक्ष वाले बड़ा सम्मान करते थे। तो वही चीज के साथ होगी, इसीलिए वो क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनके द्वारा 1867 में एक इनकी संस्था है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एक संस्था है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग को बुलाया गया था लंदन। ये लोग यही काम करते थे, उदारवादी विचारधारा के लोग थे। ये लंदन में जा के लोगों के प्रचार प्रसार करते थे, वहाँ पर लोगों को अंग्रेजी बताते थे कि देखो तुम लोगों ने हमारे किस तरीके का शासन कर रखा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितनी बदनामी हो रही है उन लोगों की, इस तरीके के वहाँ पे जाके उन लोगों को बताते थे। तो लंदन में इनकी संस्था चलती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। उसी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान 1867 में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था, उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने धन की निकासी। इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे करके ब्रिटेन भारत से पैसा ले लेके ब्रिटेन में जा रहा है।
तो अगर आपसे क्वेश्चन है कि धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो दादाभाई नौरोजी ने दिया। दूसरी बात कब दिया, 1867 में दिया। और कहाँ दिया, लंदन में दिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग में दिया। ठीक है, इसी को आगे चलते हुए आगे जो ये बात ऐसे करके कह रहे हैं, आगे चल के इनकी कुछ किताबें लिखी जाएंगी। उस किताबें एक निबंध टाइप का है, एक निबंध का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का इसका निबंध टाइप की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और है, इसका नाम है इकोनॉमिक द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये कुछ पुस्तकें निबंध टाइप की है। दादाभाई नौरोजी का ऐसे करके पूछ दिया जाए कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, तो द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। ये पुस्तक और है, ये पुस्तक और इसका नाम याद आएगा, इसके बता देंगे। तीन पुस्तकें किसकी हैं, दादाभाई नौरोजी की। और ये तीन पुस्तकों में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से भारत से धन की निकासी ब्रिटेन की तरफ हो रही है। ये वाली पुस्तक सबसे खास है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने बताया था कि भारत में आखिर गरीबी क्यों है, उसका कारण क्या है, और इन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की। राष्ट्रीय आय की गणना, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना नेशनल इनकम का पूछा है, किसके द्वारा की गई थी, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। हालांकि आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे आंकड़े किसके द्वारा जुटाए जाएंगे, अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अंग्रेजी सरकार उस समय आंकड़े सही देगी कि हमको नहीं देगी, ठीक। तो जो भी फिलहाल जितने भी आंकड़े इनके पास थे, उन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जो डिस्कशन किया था, उसके आधार पर उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना, गरीबी का मापन, ये सब किसके द्वारा किया गया था, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। हालांकि आंकड़े उस समय के लिए ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने बात बताया था किस तरीके से भारत में धन की निकासी हो रही थी। अब इसके स्रोत क्या क्या थे, कैसे करके भारत से धन की निकासी हुई, ये तो कह रहे हैं, अंग्रेजों से कह रहे हैं कि भारत से पैसा ले लेके ब्रिटेन जा रहे हैं। अंग्रेज से पूछे कैसे करके ब्रिटेन जा रहे हैं, बताओ मेरे को। तो ये कह रहे हैं हाँ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जैसे कि रेलवे, मैंने पहले बता दिया रेलवे कि रेलवे के माध्यम से धन की निकासी हुई। भाई हमें जरूरत नहीं है, और जरूरत है भी, तो आप विकास कर रहे हो, रिस्क आप लोग 5% लाभांश दे रहे हो, हमारे खजाने से काहे के लिए दे रहे हो। एक तो ये धन की निकासी। दूसरा इन्होंने सोर्स बताया था कि ब्रिटेन में रखा हुआ रिजर्व फंड, ब्रिटेन में रखा हुआ रिजर्व फंड, जो हमारा पैसा है, जो आपने ब्रिटेन में रखा हुआ है, कि अगर बाई चांस में भारत को अगर जरूरत पड़ी तो पैसा यहीं से देंगे, ठीक है रखो, लेकिन इस रिजर्व फंड पे किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। ये इंटरेस्ट हमारे यहाँ से क्या है, धन की निकासी। जैसे कल आपको बताया था 1 लाख रुपया हमने जमा किया और हमको कितना मिला है, 1,50,000 मिला है। अगर ये 50,000 रुपया हमें ना दे पाए, बैंक ने केवल 1 लाख दिया है, तो ये 50,000 रुपये मेरे जेब से क्या हो गई, धन की निकासी हो गई। ये बात दादाभाई नौरोजी ने बताई कि ये रिजर्व फंड रखा हुआ ठीक है, फंड आपने बना के रखा, मान रहे, लेकिन इसमें जो इनकम इंडेक्स मिलना चाहिए वो इंटरेस्ट हमें नहीं दे रहे, ये हमारे से क्या धन की निकासी। और एक चीज और इन्होंने जोड़ी थी, इसको लोग कहते हैं होम चार्जेज। होम चार्जेज, गृह व्यय, होम चार्जेज। होम चार्जेज क्या है, जैसे ब्रिटेन की सरकार, इस ब्रिटेन की सरकार में वहां के अधिकारी कर्मचारी होते हैं, काम वहां पर करते हैं, लेकिन पैसा कहां से दिया जाता है, हमारे। जैसे थोड़े समय बाद एक पद बनाया जाएगा, इस पद का नाम है भारत सचिव। ये ब्रिटेन का एक मंत्री होता है, ब्रिटेन का एक मंत्री है, 1858 का एक्ट आएगा, उस एक्ट के द्वारा भारत सचिव का पद बना दिया जाएगा और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद गठित कर दी जाएगी। 15 लोग होंगे तो एक भारत सचिव होगा। ये सब किसका मामला देखेगा, भारत से संबंधित मामला देखेगा। लेकिन ये ब्रिटेन का मंत्री है, अभी बताओ, मंत्री ब्रिटेन का है, खर्चा किसको देना चाहिए, ब्रिटेन को देना चाहिए, लेकिन खर्चा कहाँ से दिया जाता है, सबका हमारे पास से दिया जाता है। इसको बोला गया होम चार्ज। जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारा पड़ोसी देश है भूटान, फिर एक मान लिया हमारा पड़ोसी देश भूटान है, मान लिया कि पड़ोसी देश भूटान की सुरक्षा नीति हम संचालित करें, हम उसकी पूरी भूटान की लगभग सारी सिक्योरिटी हम पे डिपेंड करती है। तो मान लिया भूटान की सिक्योरिटी हम देखते हैं, तो मतलब हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, तो इनकी सैलरी कौन देगा, हम देंगे, भूटान देगा, हम देंगे। रक्षा मंत्री हमारे हैं, भले ही वो बाहर की सिक्योरिटी देखते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भूटान से खर्चा लेंगे, भाई खर्चा हम देंगे। यही चीज यहाँ पर ये ब्रिटेन का मंत्री है, भारत सचिव ब्रिटेन का मंत्री है,
लेकिन ये भारत से संबंधित मामलों को भी देखता है। इसका पूरा खर्चा कहाँ से दिया जाता है? भारत से दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी जी का ये क्या हो गया? हमारे राष्ट्र की निकासी होगी। और इसके अलावा भारत में जो भी महंगे महंगे कर्मचारी थे, महंगे महंगे कर्मचारी, इन सभी कर्मचारियों का वेतन कहाँ से दिया जाता था? भारतीय खजाने से दिया जाता था। इतना महंगा वायसराय, इतने महंगे बाकी सब अधिकारी कर्मचारी, इतना वेतन किसी को नहीं मिलता था जितना भारत में वायसराय को मिलता था। तो ये भारतीय खजाने का तो जरूरत ही नहीं थी, हमारा पूरा भाषा काम कर लेगा, लेकिन रखना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गया? हमारे धन की निकासी हो गई। ये सब बातें दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताई गई थी। बाद में कांग्रेस के द्वारा भी इसको स्वीकार कर लिया गया 1896 में कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया? भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? नहीं, पहला क्वेश्चन आएगा कि भारत में धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं? कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी। कब दिया? 1867 में। कहां? लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग। ये ऐसे करके पूछ रहे हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो है संस्थापक कौन थे? कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अनडिस्प्यूटेड इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। द पार्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की। ये पुस्तक हमने याद नहीं आ रही है, अभी आएगी या तो आज लिखा रही कल बता देंगे। ठीक, तो तीन पुस्तकें मुख्य रूप से ध्यान देनी है, किसकी हो जाएगी? दादा भाई नौरोजी की। पूछा जाए कि होम चार्जेस में क्या क्या शामिल किया जाता था? धन निकासी के स्रोत में होम चार्जेस पूछा जाए तो ब्रिटेन की गृह सरकार यानी कि लंदन में भारत के नाम पर जो भी खर्च किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? होम चार्जेस। इसके अलावा सेना पर, जो सेना पर खर्च किया जाता है, सेना पर खर्च भारतीय खजाने से किया जाता है। अभियान किसका कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं। ये सब क्या बोला गया? धन की निकासी बोला गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गरीबी का मापन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे के लिए पूछा है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अरोड़ा आसफ अली की। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखने को मिलेगी, अभी की नहीं। ध्यान आया तो बता दिया। ठीक, पीछे चीज आप बता देंगे। इसको कल लिखा दे, कल मतलब अगली क्लास में इसको लिखा दे। ठीक, एक बार बोलते हैं। ठीक, कल तो छुट्टी है सर, हां माता छुट्टी है। अगली क्लास में आगे कल इसको लिखेंगे। ये पुस्तक में याद नहीं आ रही है, इसका नाम बात बता देंगे। हैं? एक पॉवर्टी ऑफ इंडिया, कंडीशन ऑफ इंडिया, ये दो और ये और मेन कंडीशन में द पार्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये दोनों दिखा रहा है कि ये ट्रेन ऑफ वेल्थ से जुड़ी हुई है। हां, ट्रेन ऑफ वेल्थ से जुड़ी हुई है। ये मतलब और है क्योंकि ये पुस्तक है पॉवर्टी एंड इंडिया एक ये है। द पार्ट्स एक पुस्तक और उसका पूरा नाम और कुछ है, याद नहीं आ रहा है। कॉमर्स करके कुछ आती है पुस्तक का नाम। चलो देख के बता दें, उसका नाम भी याद नहीं आ रही है। कॉमर्स करके कोई आती है, ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, इसको देख के कल